गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो अगस्त मंथ की आपकी अभी भी बहुत सारी टॉपिक बाकी है, उससे भी मैं साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहूँगी। कोशिश करूँगी कि एक दिन में आप लोग को 2 लेसन प्रोवाइड करूँ जिससे कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू मंथ्स मैगजीन। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ, बट इस बार आपको टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोशल अकाउंटेबिलिटी, देन यहाँ पे है पीपल्स प्लान कैंपेन्स, देन यहाँ पे डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा ये आपका कंट्रोवर्सी में रहा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग डिटेल्स देखने वाले हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट एंगल से। और न्यूज़ इन शॉर्ट्स है जो कि यहीं पे आपका कवर कर दिया गया है। तो ये बेटर मुझे लगा इस बार कि न्यूज़ इन शॉर्ट्स को अलग से कवर करके नहीं, हर एक टॉपिक के तहत ही यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि एट द एंड ऑफ द मैगजीन आपको देखने को मिलता था जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते थे, बट यहाँ पे आपका हर एक टॉपिक के तहत, जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी इससे रिलेटेड जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है उसको यहीं पर कवर कर दिया गया। तो इट्स गुड, जो कि मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है सोशल अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली स्टेट वाइज कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया राजस्थान में फॉर डिमांडिंग पासेज ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट असेंबली सेशन होगा राजस्थान में, तो उसमें इस तरीके की डिमांड की गई है, सोशल अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड कानून लाना है। तब इसलिए आपको समझना होगा कि सोशल अकाउंटेबिलिटी होता क्या है। देखिए, सोशल इट मीन्स कि सोसाइटी से रिलेटेड जो भी हमारे देश में है, लोगों से रिलेटेड, वाइड रेंज ऑफ जो पब्लिक ऑफिशियल है उनसे रिलेटेड है। साथ ही साथ आप देखो कि अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब है कि कोई भी काम जो है ऑनेस्टी के साथ करते रहना चाहिए, चाहे आपके ऊपर कोई आपको सुपरवाइज कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, आपको देख रहा हो कि नहीं देख रहा हो। जैसे आपको अगर पढ़ना है तो आपको पढ़ते ही रहना है, चाहे ये नहीं कि घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ना है या फिर किसी को शो करने के लिए पढ़ना। जब तक कोई आपको देख रहा है तब तक आप पढ़ो, और नहीं देख रहा है तो फिर आप नहीं पढ़ो। अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि अपने आप से आप ऑनेस्टी के साथ काम करो। तो इसलिए सोशल अकाउंटेबिलिटी लाने की बात की जा रही है। इट मीन्स कि वाइड रेंज ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म होगा जिसमें कि सिटीजन्स होंगे, कम्युनिटीज़ होंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया है, एंड प्लस यहाँ पे सोशल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल को होल्ड करेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि मेनली आप लोग समझो कि आपके लिए यहाँ पे जो भी आप लोग सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पे सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ होगा। देखा जाएगा कि हर एक लोग को सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सारे लोगों को सारी तरीके की चीज़ें फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं। अब कॉमन टूल्स क्या है, टूल्स से ये समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि पार्टिसिपेटरी बजट होता है। पार्टिसिपेटरी बजट आप लोग अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखो तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें कि जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे बजट फॉर्मेशन में, ऑब्वियस है, बजट डिसीजन मेकिंग में भी, साथ ही जो बजट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके मॉनिटरिंग में भी। तो देखिए, बजट में काफ़ी तरीके के आपको स्कीम्स देखने को मिलते हैं, राइट। और स्कीम्स भी आपको देखो कि बहुत तरीके के होते हैं, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या फिर हमारे पब्लिक की जो लाइफ है उसके स्टैंडर्ड को इन्हेंस करने से रिलेटेड हो। किसी भी तरीके का अगर स्कीम है तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते ही हैं, और उसके एग्जीक्यूशन में भी हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि सिटीजन की पार्टिसिपेशन डायरेक्टली देखने को मिलती है यहाँ पे बजट में, जिसमें कि पार्टिसिपेटरी बजट हम लोग इसको कहते हैं। इससे क्या है कि एक चैनल यहाँ पे क्रिएट होता है सिटीजन्स के लिए, जो कि यहाँ पे बजट प्रायोरिटीज़ को यहाँ पे आवाज़ देते हैं। बेसिकली जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनकी यहाँ पे प्रायोरिटीज़ में वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो आप लोगों को ये पता है कि लोकल लेवल पे आप लोग जो है पंचायती राज देखते हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ देखते हो, तो इसमें भी लोगों की इंक्लूजन होती है। यहाँ पे भी लोग जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं, और लोकल लेवल पे यानी कि जो विलेज वाले लेवल्स है उसमें लोगों को सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए, उस तरीके का काम यहाँ पर किया जाता है। और पार्टिसिपेटरी बजटिंग कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो गुजरात राज्य में। वहीं अगर सेकंड बात करें तो ये पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होती है। इट मीन्स कि कोई भी प्रोसेस जहाँ पे आप देखो कि कोई भी अगर प्रोग्राम लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसमें लोगों की जो प्लानिंग होती है ना, उसमें लोगों की भी पार्टिसिपेशन होती है उस प्लानिंग में, कि क्या किस तरीके से प्रोग्राम की कंपोनेंट होनी चाहिए, उसकी क्या डिज़ाइन वगैरह होनी चाहिए। तो इससे आप लोग देखो कि लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है, सोल्यूशन क्या है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग की जाती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम लेकर आती है उसमें जो भी प्लानिंग की जाती है वो तो लोगों के ही हित के लिए किया जाता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे बेनिफिशरीज़ हो, उनको फ़ायदा मिले। और इस तरीके की प्रैक्टिस आप देखो कि ऑलरेडी केरला में चल रही है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर ट्रैकिंग देखें तो इसमें क्या है कि सिटीजन्स ग्रुप है जिसमें ये देखा जा रहा है कि पब्लिक रिसोर्सेज का किस तरीके से फ़्लो हो रहा है,
और उसको ट्रेस की जा रही है, जिससे कि आप देखो कि पब्लिक गुड्स की और सर्विसेज की यहाँ पे प्रोविजंस है। तो इससे क्या होता है ना कि जो बॉटल नेक है, इनएफिशिएंसी है, या फिर किसी भी तरीके का करप्शन हो रहा है, या फिर जो रिसोर्सेज लोगों तक पहुँचाए जा रही है, जैसे पीडीएस के थ्रू आप लोग देखो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है, इसके थ्रू जो है सब्सिडाइज रेट में लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें अगर कोई लूप होल्स हो रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ एक एरिया में 15,000 लोगों को पीडीएस के थ्रू फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया, बट ऑन द बेसिस लेवल आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखो तो ओनली 5,000 लोगों को प्रोवाइड किया गया। तो ये क्या होता है, एक तरीके का आपको काइंड ऑफ करप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें क्या होती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग की जाती है कि हाँ कितना यहाँ पे खर्च किया जा रहा है लोगों के लिए, और जो यहाँ पे रिसोर्सेज है वो सही तरीके से लोगों तक पहुँच पा रही है कि नहीं। तो ये एक ट्रैकिंग फार्मूला है जो कि आपको दिल्ली और राजस्थान में देखने को मिलेगा। सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड जैसे कि आप लोग स्कूल में थे तो आप लोग की भी रिपोर्ट कार्ड होती थी कि एग्ज़ाम में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है। जस्ट सिमिलर ऐसे ही है कि पार्टिसिपेटरी सर्वे होता है जिसमें कि क्वांटिटेटिव फीडबैक लिया जाता है। जितनी भी सर्विस सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है तो लोगों से भी फीडबैक लिया जाता है और रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर किया जाता है सरकार के लिए कि सरकार कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। इट मीन्स कि लोग कितने सेटिस्फाइड है सरकार के कामों से। वहीं अगर कम्युनिटी स्कोर कार्ड देखें तो ये कम्युनिटी का भी स्कोर कार्ड है। ये एक कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग टूल है जिसमें कि ये एसेस किया जाता है कि सर्विसेज कैसी है, प्रोजेक्ट कैसा है और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सोशल ऑडिट, जैसे कि आप लोग देखते हो कि सोशल ऑडिट की जाती है जिसको हम लोग सोशल अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि गवर्नमेंट की प्रोग्राम है उसको ऑडिट किया जाता है। इट मीन्स कि देखा जाता है कि सरकार की प्रोग्राम कितने हद तक इम्प्लीमेंट हुई है, और अगर इम्प्लीमेंट हुई है तो कितने लोगों तक उसकी बेनिफिशरीज तक वो जो सहायता है वो पहुंच पाया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और सरकार कितने एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ यहाँ पे दिखा रही है प्रोग्राम के साथ। तो मेनली आप लोग देखो कि सोशल ऑडिट की जाती है। इट मीन्स कि हर एक प्रोग्राम का, जैसे आप लोग देखते हो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, या फिर आप लोग देखो कि जीवन सुरक्षा योजना है, जीवन बीमा सुरक्षा योजना है, तो जितने भी योजनाएं है, स्कीम्स है सरकार की, तो उनकी ऑडिटिंग की जानी चाहिए हर एक एरिया में जाकर कि कितने लोगों को उनसे फ़ायदा हो रहा है और सरकार की परफॉर्मेंस कैसी है। इट मीन्स कि कहाँ किया जा रहा है और कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ग्राउंड लेवल पे। सिटीजन चार्टर एक लिस्ट होता है, एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सिटीजन्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनको कौन कौन सी सर्विस सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग सिटीजन चार्टर कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले रीजन में देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमें सोशल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या होता है ना कि काफ़ी लिमिटेशन है। ट्रेडिशनल आपको मैकेनिज्म देखने को मिलेगा तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, इट मीन्स कि ट्रेडिशनल मेथड है ऑडिट करने का कि आप लोग देखो दो तरीके से होता है, एक्सटर्नल फ्रंट भी है, इंटरनल फ्रंट भी है। इट मीन्स कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन से ही पता चल जाता है कि कौन से लोग जो है, कौन सी पार्टी बहुत अच्छा काम की है जिससे लोग खुश हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी उन्हीं को वोट मिल रहा है। तो इलेक्शन के थ्रू पता चल जाता है कि सरकार का काम कितना बेटर था लास्ट 5 ईयर्स में। वहीं अगर इंटरनल फ्रंट देखें तो इंटरनल फ्रंट आप देखो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट होती है, जिससे ये पता चलता है कि स्कीम्स जो है लोगों तक कितना पहुंचा और लोग उससे कितने सेटिस्फाइड हैं। तो ये सब जो है ना एक लिमिटेड सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कुछ प्रैक्टिसेस की जाती है, कुछ बायसनेस होता है, कुछ इनएफिशिएंसी रिसोर्स यूज़ होती है, करप्शन भी होता है, लैक ऑफ एडिक्वेटिंग फंडिंग होती है, फंडिंग भी उस तरीके से नहीं दी जाती है। क्योंकि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट। अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट जो कि ये बताती है कि लास्ट 45 ईयर्स में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के डेट में है, लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार छुपा लेती है। कभी भी आप देखो कि सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी राइज हो रही है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हंगर इंडेक्स में हमारी रिपोर्ट, हमारी जो पोजीशन है इतनी ख़राब है उसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सारे लूपहोल्स जो है ये आपको एक लिमिटेशन देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशनल मेथड्स है जो कि पुराने समय से चलते आ रहा है, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे ब्रेकआउट करना है। अब एक नया यहाँ पे मेथड लेकर आना है जिसे हम लोग सोशल अकाउंटेबिलिटी कह रहे हैं। सो दैट्स वाई सोशल अकाउंटेबिलिटी जो है आज की डेट में ये ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट कहा जा रहा है कि इससे गवर्नेंस भी इम्प्रूव हो पाएगा। ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें आपको बहुत तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी कि करप्शन हो रहा है, सही तरीके से एडिक्वेट फंडिंग नहीं है, इवन लैक ऑफ डेटा है, या फिर डेटा की भी चोरी की जाती है, डेटा भी पब्लिश नहीं किया जाता है। उस तरीके से मॉडिफाई करके डेटा सरकार पब्लिश करती है जो लोगों को अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है, और आप जो है सरकार का साथ दो, सरकार के विरुद्ध ना खड़े हो। तो ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन अगर हम लोग सोशल अकाउंटेबिलिटी इस तरीके से लेकर आएंगे तो जिसमें कि सिटीजन की पार्टिसिपेशन होगी, तो ऑब्वियस है कि जहाँ सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन होगी वहाँ पे बातें आपको थोड़ी तो सरकार से ज़्यादा सच देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे प्रोग्राम लाया जा रहा है और जो भी
सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो सिटीजन्स को की जा रही है, तो सिटीजन्स की फीडबैक जो है वो ऑलमोस्ट करेक्ट ही होगी। सो दैट्स वाई क्या होगा कि जब यहाँ पे सरकार को लगेगा कि अच्छा सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और आप सिटीजन से पूछा जा रहा है कि आपको कितनी सर्विस मिली है, किस तरीके से सरकार की परफॉर्मेंस है, तो ऑब्वियसली कि सरकार इस दबाव में आकर अच्छा काम करेगी ही। तो यहाँ पे गवर्नेंस भी इम्प्रूव हो पाएगा, साथ ही सिटीजन्स एम्पावरमेंट भी होगी। ऑब्वियस है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा कि सिटीजन्स को एम्पावर भी फील होगा, उनको ऐसा लगेगा कि उनसे ये फीडबैक लिया जा रहा है, इट मीन्स कि उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप देखो कि आज की डेट में ये ज़रूरत है। ज़रूरत में क्या क्या है, सबसे पहले जो भी करप्शन लिमिटेड यहाँ पे आपका जो ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म है, लिमिटेड मैकेनिज़्म है, वो यहाँ पे कट डाउन होगा। साथ ही यहाँ पे इम्प्रूव होगी गवर्नेंस और सिटीजन्स की जो एम्पावरमेंट है वो इम्प्रूव हो पाएगी। सो ये 3 रीज़न है। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस है और वल्नरेबिलिटीज़ है जो कि सोशल अकाउंटेबिलिटी के एफर्ट से देखने को मिलेगा। सबसे पहले है रेसिस्टेंस टू रिफॉर्म। क्या हमारे देश में इतना आसान है कि जिस तरीके से सरकार जो भी चाह रही है उसके विरुद्ध जाकर आप कुछ काम कर सको? इससे आपको देखने को मिलेगा कि जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि बजट डॉक्यूमेंट हो गया, नेसेसरी है कि कंडक्ट करना है बहुत सारे अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव को, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि रिफॉर्म लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही आप देखो कि ये कॉम्प्लेसेंसी आपको देखने को मिलेगा पार्ट ऑफ सिटीजन्स का। तो ये यूजुअली होता है या तो जब यहाँ पे कम्युनिटी के मेंबर पावरफुल होंगे, जो कि यहाँ पे आपको सिस्टम में देखने को मिलेंगे, या फिर आप लोग देखो कि जहाँ इंटायर कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे आपके करप्शन वगैरह से जो बेनिफिट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि पार्ट ऑफ सिटीजन्स यहाँ पे अगर होंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो कि इस तरीके के करप्शंस में साथ देती है और जो ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं वो इस तरीके के करप्शंस वाली चीज़ों को हटाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनसे उनको अल्टीमेटली फ़ायदा ही हो रहा है। साथ ही आप देखो कि पावरफुल डिसरप्शन बाय पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट, तो थ्रेट और कोएशंस भी आपको देखने को मिलेगा जो कि कम्युनिटीज़ में होंगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट होगा, मीन्स डायरेक्टली जो पार्टिसिपेट की जाती है या फिर स्पीकिंग अप होता है, यानी कि सोशल अकाउंटेबिलिटी में लोग जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम अराइज होगी। साथ ही लैक ऑफ इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल है, इट मीन्स कि लोगों को अगर परेशानी है तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करे, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो चैलेंजेस तो हर एक फील्ड में है, बट फिर भी यहाँ पे सोशल अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या क्या है, तो किस किस सिद्धांत पे ये काम करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि ये जनता का मंच है। इट मीन्स कि पीपल पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे कलेक्टिव प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, लोगों की वॉइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुनवाई है, इट मीन्स कि लोगों को सुना जाएगा, सिटीजन्स राइट है कि उनको सुना जाना चाहिए, उनकी जो भी परेशानी है। प्रासर है, इट मीन्स कि रिपोर्ट डिसमिनेशन है, यहाँ पे प्रासर होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे रिपोर्ट है उसको प्रासर किया जाएगा। जानकारी है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी ही है। भागीदारी है, इट मीन्स कि लोगों की पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट महत्व रखता है। कार्यवाही है, इट मीन्स कि टाइम बाउंड एक्शन ली जाएगी अगर कहीं पे भी परेशानी है। सुरक्षा भी है, इट मीन्स कि सिटीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स पे यहाँ पे सोशल अकाउंटेबिलिटी काम करते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि इम्परेटिव्स क्या है जो साउंड सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ के लिए देखने को मिला। इट मीन्स कि जो सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है तो इसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जो एक साथ काम करेंगे। एक तो है सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन और दूसरी आपको देखने को मिलेगा इट मीन्स कि सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरी है कि इन्फॉर्म्ड एंड मोबिलाइज्ड सिटीजनरी। इट मीन्स कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे जो डिमांड है वो सिस्टम में देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि पूरी तरीके से अगर जो कानून बनाने की बात की जा रही है सोशल अकाउंटेबिलिटी में, तो इसमें 2 पहलू पे काम किया जाएगा। एक तो सिटीजन पार्टिसिपेशन होंगे और दूसरा है कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन होंगे, यानी कि सिटीजन को सारी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ आप देखो कि ये काम पूरी सक्सेस करने के लिए हमें इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे आप हमारे देश में देखते हो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो है यहाँ पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है। 28 हमारे यहाँ स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो इसमें आप देखो कि इस पावर को डिवोल्यूट किया गया। फिर उसके बाद आप देखो कि लोकल लेवल पे आप जाओगे तो पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है। तो इस तरीके से आपका जो है पावर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये सेंट्रलाइज नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें।
सारे स्कीम्स और जो प्रोग्राम है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करे, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इट मीन्स कि पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको पावर देनी चाहिए, रिसोर्सेज देनी चाहिए, जिससे कि वो सारे स्कीम्स और जो यहाँ पे प्रोग्राम्स है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है? ये कहता है कि एक एक्शन है जो कि बेटर एग्जीक्यूट किया जा सकता है लोकल लेवल पे, तो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए लोकल लेवल पे, ठीक है। सेकंड यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हो कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 के तहत लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, जैसे ये कहा गया है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही अगर बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ये अलग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है ऑफिशियल्स को, साथ ही साथ सिटीजन्स को, जो कि कंडक्ट किया जाएगा। और जितने भी लोकल एनजीओ हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए और अदर कम्युनिटी ग्रुप हो गए, उनको यहाँ पे हेल्प करना है। साथ ही सोशल अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी होगी सारे प्रोग्राम गाइडलाइंस में। हर एक स्कीम को यहाँ पे ज़रूरत होगा कि वो सोशल अकाउंटेबिलिटी टूल्स को यहाँ पे कंडक्ट करें अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हो कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेशंस जो है वो सक्सेसफुल हुए और कुछ पॉलिसीज़ में जहाँ पे भी इसको मैंडेट किया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस स्टोरी बताई जा रही है। सबसे पहले पीपल्स की जो कंपेन है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन केरल, तो यहाँ पे क्या है कि ये काफ़ी सक्सेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना कि सिग्निफिकेंट जो फाइनेंशियल और जो फंक्शनल डिवोल्यूशन है वो यहाँ पे दिया गया और इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव्स दी गई जिससे कि लोग पार्टिसिपेट कर पाए, और जिससे कि आप देखो कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग थे उनकी वॉइस यहाँ पे रेज हो पाई, जैसे कि स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और विमेन। वो इन तीनों के जो कम्युनिटी के लोग थे उनकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुई, साथ ही साथ उनका जो वॉइस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाया। इट मीन्स कि वो अपनी आवाज़ को उठा पाए। सेकंड आप लोग देखो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन है, यहाँ पे भी आपको सोशल अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगा। इसमें क्या था कि राजस्थान बेस्ड ये ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयड है जो कि सोशल ऑडिट किए गए, जिसमें कि ये स्टेट की जो मोनोपोली है ना वो यहाँ पे ख़त्म हुई ओवर ऑफिशियल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टेट की मोनोपोली देखने को मिला, तो वो ख़त्म हुई और यहाँ पे जो सिटीजन इंक्लूजन्स था वो आगे निकल कर आया। थर्ड यहाँ पे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। तो यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली यहाँ पे पंचायत को एम्पावर किया गया कि वो रेगुलर सोशल ऑडिट जो है वो कंडक्ट करे सारे प्रोजेक्ट में जो भी यहाँ पे इस स्कीम के तहत चल रहा है, जिससे कि जो करप्शन की प्रॉब्लम है, जो मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें दूर हो पाए और लोगों को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं मनरेगा के तहत उनको अर्ली वेज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो ये 3 आपको सक्सेस स्टोरी देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है वो प्रोग्राम में मैंडेटरी भी है, ठीक है। मैंडेटरी करने से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी देखने को मिला प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में। ग्रीवियंस रिड्रेसल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि एक ऑनलाइन पोर्टल सेटअप करना चाहिए, हेल्पलाइन होना चाहिए और डिटेल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जिससे कि लोग जो है कंप्लेन करें तो उनकी कंप्लेन भी रिसीव्ड हो। तो ये सारी बातें हैं। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो इमर्जिंग टाइम डिमांड है, एक सेंट्रल लॉ होनी चाहिए सोशल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, जिससे कि हम लोग सिस्टम को और ज़्यादा अकाउंटेबल बना पाएंगे, ट्रांसपेरेंट बना पाएंगे, एफिशिएंट बना पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो प्रोग्राम यहाँ पे सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है वो ज़्यादा एसेसिबल हो पाएगा गरीब लोगों को, मार्जिनलाइज्ड लोगों को और डिसएडवांटेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को। इट मीन्स कि बेसिकली आप देखो कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों तक जो लोगों के लिए स्कीम बनाई जाती है वो लोगों तक उस फ़ायदे को पहुँचाया नहीं जा पाता है, या फिर वो लोग जो है ना उस फ़ायदे से, उस बेनिफिशरी से बाहर रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक लोगों तक जो है इस तरीके की स्कीम के फ़ायदे पहुंचानी है, तो ये सोशल अकाउंटेबिलिटी होगा तो इट मे बी पॉसिबल कि जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, उनको इस तरीके का फ़ायदा मिल पाएगा। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सोशल अकाउंटेबिलिटी। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आई होगी एंड काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, इससे रिलेटेड आपको मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पीपल्स प्लान कैंपेन्स। सो अगेन यहाँ पे क्या बातें की जा रही हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पीपल्स प्लान कैंपेन्स 2021 सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम पंचायत ग्राम सभा डैशबोर्ड जो है यहाँ पे लाया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये भी पीपल्स प्लान कैंपेन्स की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगा जिसमें कि हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी प्रिपरेशन को लेकर, और वो भी कैंपेन्स मोड में। इस कैंपेन्स में अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर्ड जो ग्राम सभा यहाँ पे मीटिंग है वो यहाँ पे हर जो भी पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उसमें होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए।
तो इस मीटिंग में क्या होगा, फिजिकल प्रेजेंस होंगे, यानी कि लोग जो है यहाँ पे आके प्रेजेंट होंगे, और प्रेजेंटेशन होगा जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, वो भी टोटल 29 सेक्टर्स के, तो वो उन सब के यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर होंगे, उन सब के यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस के साथ मीटिंग होगी। स्पेशल एफर्ट्स जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी लगाया गया है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो वल्नरेबल सेक्शन का होगा। इट मीन्स कि वैसे लोगों के होंगे जो कि स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और वुमेन वाली कम्युनिटी से प्रोवाइड करते हैं, मीन्स यहाँ से बिलोंग करते हैं। जो पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, इसका एम मेनली यही होता है ना कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत के, उनके रोल को और ज़्यादा मजबूत करना। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन है, यानी कि दीनदयाल, आप देखो कि अंत्योदय योजना के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन है ना, उनको और ज़्यादा मजबूत बनाना, और इससे हमारा क्या होगा कि जो ग्राम सभा है वो इफ़ेक्टिव हो पाएंगे। ठीक है, ग्राम सभा में इफ़ेक्टिवनेस देखने को मिलेगी अगर हम लोग विलेजेस में भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त करते हैं। तो देयर आर 31 लाख इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव है अगर हम लोग अपने पूरे देश में देखें, जिसमें से 14 लाख जो है वो विमेन है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट हाफ जो है वो विमेन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा और विमेन यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हो, जिससे कि विमेन की जो समस्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो पाए। अगर हम लोग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये क्रिएशन प्रोसेस है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इसको क्रिएट किया गया। तो कमेंसमेंट कब हुआ पीपल्स प्लान पार्टिसिपेशन का, तो ये आप देखो कि 2 अक्टूबर। उसके बाद स्पेशल ग्राम सभा है, इट मीन्स कि करेंट प्लान प्रेजेंटेशन है, पंचायत की ओपिनियन होगी और पंचायत साइन ऑफ है। साथ ही साथ आप देखो कि अप्रूव्ड फैसिलिटेटर्स जो फीडबैक है, देन यहाँ पे मिशन अंत्योदय सर्वे वेरिफिकेशन है। तो ये एक जो यहाँ पे आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, तो इससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछने को नहीं देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको आप स्किप कीजिए। मेनली अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर हम लोग जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 243G है, जिसमें ये मैंडेट किया गया है कि ग्राम पंचायत जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे और जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। किसके लिए? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। तो ये जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें 3 एसेंशियल थिंग्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक विजन होगा जिसमें कि लोग काम करेंगे कि क्या लोगों को यहाँ पे करना है। गोल होगा, इट मीन्स कि क्लियर कट यहाँ पे गोल सेट किया जाएगा कि कहाँ तक पहुँचना है। और एक्शन प्लान होगा, इट मीन्स कि गोल तक रिच होने के लिए उस तरीके का एक्शन भी लेना है। विजन, गोल और एक्शन प्लान, ये 3 यहाँ पे एसेंशियल थिंग्स हैं। अगर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव भी है और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के ऊपर ये बेस्ड भी है। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे 11th शेड्यूल में हम लोग पंचायत की बात करते हैं। पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, जिसके थ्रू आप लोग देखो कि एक यहाँ पे न्यू पार्ट आए जिसे पार्ट 9 कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे न्यू आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, 243 इसके आगे भी है। साथ ही यहाँ पे न्यू शेड्यूल ऐड हुआ जिसे हम लोग 7th शेड्यूल कहते हैं, सॉरी 11th शेड्यूल कहते हैं। ओके, 11th शेड्यूल में पंचायत है। एंड देन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि 9th A पार्ट यहाँ पे आया। देन यहाँ पे आपका जो है 12th शेड्यूल यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। टोटल सब्जेक्ट आपका कितना है पंचायत में, तो 29 सब्जेक्ट है। इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उसकी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो कि मॉडल गाइडलाइन यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, वो भी यहाँ पे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, और ये सब को सर्कुलेट करेंगे सारे स्टेट को, जो भी यहाँ पे पार्ट 9 के तहत है। ठीक है, तो पार्ट 9 के तहत जो भी यहाँ पे आप एप्लीकेबल है सब जगह इसको सर्कुलेट किया जाएगा। तो ग्राम सभा डैशबोर्ड की बात मैं की हूँ, तो एक्चुअली ये है क्या, डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड होता है सबसे पहला कवर। जैसे आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट ओपन करते हो तो एक पहला पेज जो निकल कर आता है उसे हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में जहाँ पे आप लोग देखो कि लॉगिन किए हो, ठीक है, उसके अंडर भी आप लोग देखो कि यूपीएससी के तहत तो नहीं, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस में हो जैसे कि बीपीएससी के तहत भी आप लोग लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के बाद आपका खुद का जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है या फिर आपकी क्या कहानी है वो सब ओपन होकर आ जाता है इस तरीके से। तो इसे हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं, जहाँ पे आपका मेनली किसी फॉर्म को फिलअप किए हो तो वो देखना है, या फिर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो एक डैशबोर्ड होता है। इट मीन्स कि ग्राम सभा का इन्फॉर्मेशन का, बेसिक इन्फॉर्मेशन का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा ना कि ये बताया जाएगा कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे हेल्प
हो पाएगा डैशबोर्ड से कि हाँ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना है ग्राम सभा की मीटिंग करके, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग करके, और जो इलेक्टेड पंचायत पब्लिक यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है उनकी मीटिंग करके थ्रू आउट द ईयर। इन सब की मीटिंग करके जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत की जो पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। पार्टिसिपेशन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड यस डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की मैं बात की, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या होता है? सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस होती है। इट मीन्स कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जवाब देना होगा, तो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस होती है। और साथ ही साथ आप देखो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रहे तो हम लोग यहाँ पे सवाल करते हैं सरकार से RTI के थ्रू। राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी हमें अधिकार है कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमें बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जनता को भी जवाब देना पड़ता है सरकार को। साथ ही डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है लोकल गवर्नमेंट की। आप लोग देखते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो है आपको पंचायती राज और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है वो डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है लोकल गवर्नमेंट की। यहाँ पे इकोनॉमिक और जो एफिशिएंसी है ये भी बेटर तरीके से प्रमोट हो पाता है। और बेसिकली जो लोकल नीड्स है, लोकल लेवल पे लोगों की क्या यहाँ पे नीड्स है वो फुलफ़िल हो पाती है। लोकल पोटेंशियल जो है वो टैप हो पाता है। हम लोग समझ पाते हैं लोगों को और डेवलपमेंट को, और साथ ही डेवलपमेंट भी जो है वो लोगों की ही मदद से हो पाता है। साथ ही जो लोकल रिसोर्स है उसकी बेटर तरीके से यहाँ पे मोबिलाइज हो पाती है, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच पाता है। बेटर बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा पंचायत और लोकल पीपल्स के बीच में। तो ये सारे डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग का एक फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वे में आपकी पंचायती राज का यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी आपको मिल गया। साथ ही साथ अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग की रिवीजन भी हो गई। सो पीपल्स प्लान कम पेज ये आपका पंचायती राज के तहत आता है, लोकल गवर्नमेंट के तहत आता है, जिसमें कि हम लोग ग्राम सभा के बारे में देखें। अब आते हैं थर्ड आर्टिकल जो कि है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट रिप्लाई कर रहे पिटीशन को लेकर कि वैकेंट पोस्ट है, अभी तक डिप्टी स्पीकर यानी कि 2 साल से डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली है, इसको लेकर यहाँ पे सवाल जवाब किया जा रहा है। तो देख लेते हैं डिप्टी स्पीकर और इसकी इलेक्शन के बारे में। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा में। और अगर हम लोग देखें जो स्पीकर की ऑफिस अगर यहाँ पे वैकेंट होती है या फिर स्पीकर एब्सेंस होते हैं अपनी सिटिंग से, तो जो ड्यूटीज़ है ऑफिस की वो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट मीन्स कि ये आप लोग समझ सकते हो कि जब हाउस में आप देखो कि मेनली तो स्पीकर होते हैं, स्पीकर के बिना हाउस नहीं चलती है। लेकिन अगर स्पीकर किसी कारण से अगर एब्सेंट रहे तो उनके बाद जो है डिप्टी स्पीकर उनकी जगह पे लेंगे। आर्टिकल 94 एंड 93 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 94 है कि जो स्पीकर रिज़ाइन करेंगे अपने ऑफिस से वो किसको देंगे लेटर, तो डिप्टी स्पीकर को देंगे। समटाइम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बना दिया जाएगा कि जो स्पीकर है वो रिज़ाइन करके अपनी जो लेटर है वो प्रेसिडेंट को देंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ सही है, क्योंकि लोकसभा जो है वो सेंट्रल लेवल पे है तो प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन लेटर देंगे। बट ये एब्सोल्युटली फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर को दिया जाएगा। वही अगर आर्टिकल 93 की बात करें तो जो हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा है, एज सुन एज मे बी चूज़ 2 मेंबर। इट मीन्स कि हाउस से ही 2 मेंबर को चूज़ करेंगे, एक होंगे स्पीकर, दूसरे होंगे डिप्टी स्पीकर। और जब यहाँ पे स्पीकर की ऑफिस और जो डिप्टी स्पीकर की ऑफिस अगर वैकेंट होगी तो हाउस जो है वो अनदर मेंबर को यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जैसा चूज़ करेंगे। इट मीन्स कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इलेक्शन के बाद हाउस से ही दोनों मेंबर को चूज़ किया जाएगा। ये बातें कही गई है 93 में। 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चूज़ करना है। 94 में अगर स्पीकर रेजिग्नेशन दे रहे तो वो डिप्टी स्पीकर को देंगे। यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं है इलेक्शन के ऊपर। इट मीन्स कि आप देखो कि आर्टिकल 93 में ये भी बताया गया कि कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब तक जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चूज़ करके इलेक्ट करके उनके कुर्सी पे बैठाना है। बट यहाँ पे ये कहा गया कि जो इलेक्शन है वो यूजुअली हेल्ड होगा नेक्स्ट सिटिंग, जब यहाँ पे स्पीकर सिलेक्शन एज प्रेसिडेंट जब यहाँ पे फिक्स करेंगे कि स्पीकर की इलेक्शन कब होगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो डेट फिक्स होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है कि किस दिन स्पीकर की इलेक्शन होगी। और फिर यहाँ पे जो है स्पीकर फिक्स करते हैं डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन का डेट। सो दिस इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, बट प्लीज़ क्लियरफाई योर बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए कि स्पीकर की इलेक्शन करनी है तो उसका डेट फिक्स करना है तो कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट बताएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट भी यहाँ पे पार्लियामेंट का पार्ट है। पार्लियामेंट में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो इसलिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर लोकसभा में स्पीकर सबसे ऊपर पोस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर तो कोई नहीं है, तो इसलिए उनका इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करेगा, जो
जो यहाँ पे लोग पार्लियामेंट के पार्ट है तो इट मीन्स कि प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर की अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें तो इनके ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, स्पीकर बैठे हुए हैं, तो ये काम स्पीकर ही कर देंगे। क्यों प्रेसिडेंट को यहाँ पे तंग करना, उनको एक्स्ट्रा काम का बर्डन देना, है कि नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखिएगा। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस अगर हम लोग देखें लोकसभा में और डिप्टी स्पीकर के बारे में देखें तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है जो कि ये परफॉर्म करते हैं। साथ ही डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट भी करते हैं, जो कि सिर्फ यहाँ पे ना ही हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। अगर हम लोग रूल ऑफ प्रोसीजर के रूल 8 के तहत देखें और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो कि लोकसभा में ये कहते हैं कि स्पीकर्स जो है वो यहाँ पे स्पीकर जो है वो फिक्स करेंगे डेट जो जब भी यहाँ पे डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन होल्ड की जाएगी, जब भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। देखिए सारी चीज़ें लोकसभा का कार्यकाल कैसे चलना है, ठीक है, लोकसभा में जो है काम कैसे होनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो ये कहाँ डिफाइंड है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर देखने को मिलेगा और कंडक्ट ऑफ बिजनेस है जिसके थ्रू यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में सारे बिजनेसेस कंडक्ट किए जाते हैं। तो रूल 8 में ये बातें लिखी गई है कि हाँ स्पीकर है जो कि यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट को फिक्स करेंगे। रूल 9 की बात करें तो यहाँ पे अप टू 10 मेंबर पैनल ऑफ चेयरमैन होंगे जिनको स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा और वो यहाँ पे प्रिसाइड करेंगे जब भी स्पीकर यहाँ पे हाउस में नहीं होंगे या फिर डिप्टी स्पीकर भी हाउस भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्पीकर भी नहीं आए हैं और डिप्टी स्पीकर की भी तबीयत खराब है तो फिर कौन यहाँ पे आएंगे, तो 10 मेंबर पैनल होंगे चेयरमैन के, चेयरपर्सन के, जिनको यहाँ पे स्पीकर जो है वो नॉमिनेट करेंगे। ओके, वाई हैज़ द ऑफिस रिमेन वैकेंट, तो देखिए 2 साल से ऑफिस जो है वो यहाँ पे खाली पड़ा है। अब इसका सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या है। 17th लोकसभा जब ये आप देखो कि जो इलेक्शन का डेट था डिप्टी स्पीकर का वो पेंडिंग है, इट मीन्स कि 2 साल से ज़्यादा पेंडिंग है। 2019 में आप देखो कि ये इलेक्शन हुई है और अभी तक हम लोग कहाँ पड़े, 2021 में। तो जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट से ये कन्वेंशनल है जो कि बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी को दिया गया है हमारे हाउस में, लेकिन फ्यू एक्सेप्शन के साथ। लेकिन इसी के साथ आप देखो कि यहाँ पे अपोजिशन के कंबाइंड अपोजिशन जो है उनकी स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं है। इट मीन्स कि जो अपोजिशन पार्टी है उनमें उतना मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस तरीके का यहाँ से वो डिप्टी स्पीकर निकल कर आ सके। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि जो चॉइस है डिप्टी स्पीकर का वो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर फॉल है और या तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं पार्लियामेंट्री कन्वेंशन और इलेक्ट कर सकते हैं डिप्टी स्पीकर जो कि बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है उससे, या फिर सेटलमेंट में आ सकते हैं किसी दूसरे पार्टी जो कि लोकसभा में और जिसके थ्रू वो डिप्टी स्पीकर को चूज़ करें। जैसे आप देखो कि 16th लोकसभा में क्या हुआ था कि AIADMK के द्वारा यहाँ पे डिप्टी स्पीकर चूज़ किए गए थे, ठीक है, इनसे निकल कर आए थे। तो इसलिए ये काम करना है कि अगर अपोजिशन पार्टी में उनकी मिनिमम स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो नहीं यहाँ पे नहीं होल्ड कर पा रहे, तो जो भी बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है उन्हीं में से डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो वैकेंसी है डिप्टी स्पीकर के पोस्ट का नॉट ओनली अफेक्ट द फंक्शनैलिटी, इट मीन्स कि लोकसभा के फंक्शनैलिटी को ही ये अफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये आपका सिंबॉलिक भी है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है कि जो पोस्ट है डिप्टी स्पीकर का ये यहाँ पे जल्द से जल्द भर देनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि अभी तक जो है 2 साल हो गए हैं और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं भरी गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और ये मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले कि अमेंडमेंट किया गया है ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 में। तो अमेंडमेंट है जिसमें कि IAS IPS और IFS जो है ऑफिसर्स उनको अलाउ किया गया है कि वो गिफ्ट जो है रिसीव करेंगे फॉरेन डिग्नेटरीज से वाइल बीइंग मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन। आज की डेट में क्या था, अभी तक क्या था कि कोई प्रोविज़न नहीं था। इट मीन्स कि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो 1968 है उसके तहत इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं था, ठीक है, कि जो गिफ्ट है उसको वो रिसीव कर सकते हैं, यानी कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज है उनसे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। एग्जिस्टिंग रूल्स जो है अब वो अलाउ कर रहे हैं कि ये सारे जो ऑफिसर्स हैं वो गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके रियल जो नियर रिलेटिव्स है उनसे और पर्सनल फ्रेंड है उनसे, हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद देम, नो ओकेजन्स, जैसे कि आप देखो ओकेजन्स में जैसे कि अगर वेडिंग्स है, एनिवर्सरीज़ है, फ्यूनरल्स है, रिलीजियस अगर कोई फंक्शंस है तो उसमें अगर उनके कोई रिलेटिव्स वगैरह अगर गिफ्ट दे रहे तो अगर महंगे गिफ्ट भी दे रहे तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। दे आर सपोज टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ़ वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट एक्सीड्स 25,000। अगर 25,000 से ज़्यादा का गिफ्ट आपको मिल रहा है ना तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, तो इसे कहते हैं PM केयर्स फंड। अब इसके बारे में क्या बातें हो रही है, तो सेंटर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट को कि PM केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इज़ नॉट अ गवर्नमेंट फंड, ये सरकार की फ़ंड नहीं है। और ये जो अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट किया गया है
ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है। इट वॉज मेड इन रिस्पॉन्स टू ए पटिशन, एक पिटीशन फाइल किया गया जिसमें कि ये चाह रहे थे कि पीएम केयर्स फंड को यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए द स्टेट के तहत, ठीक है। आपको यहाँ पे अभी प्रीलिम्स में देखने को मिला द स्टेट से क्वेश्चन, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये देखिए कहाँ से निकल कर आया। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स, ओके, और सॉरी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स। तो देख लीजिए कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम था, लेकिन सितंबर मंथ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो द स्टेट जो कि आपको आर्टिकल 12 के तहत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना सिमिलर है, जस्ट 1 मंथ बिफोर का क्वेश्चन पूछ लिया गया। जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन है, यानी कि एक्स ऑफिशियो है किसके, पीएम केयर्स फंड के। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये सब एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी है फंड के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए 2021 की प्रीलिम्स की। इसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि द स्टेट को यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। फर्स्ट है कि एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन जो कि परमानेंटली ऑक्यूपाई कर रही है एक डेफिनेट टेरिटरी जो कि इंडिपेंडेंट है किसी एक्सटर्नल कंट्रोल से एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। सेकेंड है कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल है एक डेफिनेट टेरिटरी के और एक अथॉरिटी पोजेस कर रहे हैं जो कि इसको गवर्न भी कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, और अपने नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, सेफ गार्ड भी कर रहे हैं, देयर मीन्स ऑफ सस्टेंसेस। थर्ड है कि एक नंबर ऑफ पीपल है जो कि रह रहे हैं एक डेफिनेट टेरिटरी में फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम से, उनका अपना खुद का कल्चर है, ट्रेडिशन है और गवर्नमेंट भी है। साथ ही एक सोसाइटी है जो कि परमानेंटली लीव कर रही है कहाँ, एक डेफिनेट में, डेफिनेट विद सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी को, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो आपको बताना है कि अप्रोप्रिएट स्टेट की डेफिनेशन इनमें से कौन सी है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, एन इंस्टीट्यूशंस राइट टू गवर्नमेंट एड इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि राइट टू फंडामेंटल एड है, यानी कि सरकार के यहाँ पे मदद लेने के लिए उनका अधिकार है, तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कहा गया है यहाँ पे, आप लोग देखो कि यूपी गवर्नमेंट की डिसीजंस के द्वारा यहाँ पे निकल कर आया कि सारे स्टेट रन और जो एडेड इंस्टीट्यूशन है वो भी स्कूल्स वगैरह है उसको लेकर यहाँ पे बात की गई है। की हाईलाइट क्या है जजमेंट का, तो जजमेंट में ये कहा जा रहा है कि सरकार की जो एड है किसी इंस्टीट्यूशन को सरकार के द्वारा मदद भी किया जाता है, तो ये मैटर ऑफ पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से ये मदद किया जाता है, ना कि फंडामेंटल राइट है इसलिए मदद किया जाता है। अगर गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी बनाते हैं तो वो यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि उनको लगता है कि जब तक एक इंस्टीट्यूशन को मदद की ज़रूरत है वो मदद करते हैं, और जब लगता है कि मदद की ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ पे छोड़ भी देते हैं। तो पॉलिसी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में, जैसे कि फिनेंशियल कॉन्स्टेंट हो गई, किसी तरीके की कमी है, डिफिशियंसी हो गई, या फिर इंस्टीट्यूशन की अपने आप में ही इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से पॉलिसी डिपेंड करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट के तहत जो कि आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 यहाँ पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी बात करते हैं। आर्टिकल 30 में आपको देखने को मिलेगा कि कोई इंस्टीट्यूशन को अगर मदद किया जा रहा है तो यहाँ पे किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स कि माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी वन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं कर सकता है। बट अगर कोई इंस्टीट्यूशंस जो है वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी कंडीशन के साथ वो एक्सेप्ट करे और कंप्लाई करे इस तरीके के एड को, तो वो ओपन है कि वो डिक्लाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको सरकार का मदद लेना ही है। अगर उनको लगता है कि उनको सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ पे डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आर्टिकल 30 में बाकायदा कही गई है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। तो आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 2 में भी आप देखो ये कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और किस ग्राउंड में, जो कि यहाँ पे माइनॉरिटी के मैनेजमेंट के तहत है, चाहे वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड हो या फिर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हो, यहाँ पे स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये बाकायदा आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 में कहा गया है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट मेघिया लॉन्च्ड है। तो मेघिया आप लोग देखो कि इसका एम है कि जो ट्रेडिशनल सर्विस डिलीवरी प्रोसेस है ना उसको ट्रांसफॉर्म करना है डिजिटल सर्विस सिस्टम में। इट मीन्स कि जो आप लोग दुकान में जाते हो चीज़ें खरीद के लाते हो, अब ये नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को जो है मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, आप लोग इस तरीके की जो है बिग बास्केट, ये सारी चीज़ें यूज़ करो। हर एक चीज़ को नेटमेट आप यूज़ कर सकते हो मेडिसिन वगैरह के लिए। तो ये चीज़ें कही गई है कि डिजिटल सर्विस सिस्टम में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। मेघिया की बात करें तो ये 6 पिलर्स में है। इट मीन्स कि गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंट। मेघालय ऐसा फर्स्ट स्टेट हो चुका है जो कि इस तरीके के आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स कि इंडिया इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर्स जो है उसको मेघिया कहा गया,
तो ये चीज़ें याद रखना है कि मेघालय ऐसा फर्स्ट स्टेट बन चुका है। अगर यहाँ पे इंट ईया के बारे में बात करें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा था, ये एक फ्रेमवर्क था जिसमें कि जो डेवलपमेंट और जो इंटरप्राइज आर्किटेक्चर है उसके इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी इंडिपेंडेंटली। और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि सारे गवर्नमेंट और सारे एजेंसीज़ के द्वारा भी इसको लाया गया है। ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग डाइवर्सिटी में यूनिटी को ला सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे देश में इतनी विभिन्नता है लेकिन फिर भी सब लोग मिलके रहते हैं, तो ये एक तरीका है। और ये जो फ्रेमवर्क है इसमें आपको 8 मॉडल देखने को मिलेंगे। इसमें आपका बिजनेस भी है, एप्लीकेशन भी है, डेटा है, टेक्नोलॉजी है, परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है, इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर गवर्नेंस है। इंड ईए विज़न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक गवर्नमेंट है, इसके तहत आप लोग देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज़ है, स्टेट और यूटीज़ आते हैं और पीएसयूज़ आते हैं। तो ये सब मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं इस विजन के तहत। ओके, सो गाइज हमारे पॉलिटी पार्ट्स ऑफ जो सितंबर मंथ की विजन आइस मैगजीन है इज़ कम्प्लीटेड नाउ। आई होप कि आपको ये आर्टिकल्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। बेसिकली आपको समझना है एंड वन रेफरेंस भी आपको मिल गया कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपने कवर नहीं किए, जैसे कि मैं यहाँ पे आर्टिकल 30 के बारे में बात कर रही हूँ बट बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताई हूँ, तो आपका यहाँ पे काम बनता है कि आप जाओ पॉलिटी बुक ओपन करो और फंडामेंटल राइट के तहत जहाँ पे आर्टिकल 30 है उसको एक बार रीड आउट कर लो। सो इससे क्या होगा कि आप बेसिक फैक्ट्स से भी जो है जो आपका स्टैटिक पोर्शन है दैट्स ऑल्सो बी कम्प्लीटेड। ओके, सो दिस इज़ योर पार्ट कि मैं कुछ काम करूँ यहाँ पे, आप कुछ काम करो, जिससे जाकर जो है आपकी एक हॉलिस्टिक तरीके से प्रिपरेशन हो सके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर सकते हो। हमारे साथ यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए, अपने करंट अफेयर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप फ्री हो कमेंट करने के लिए। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड इसकी करंट अफेयर्स जो कि अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी लेट से ये मैगजीन पब्लिश हुई है, इसलिए आपको ये लेसन भी काफ़ी लेट से देखने को मिल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एज यूजुअल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ, जिसमें कि इस बार आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे एंड चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सीबीआई वर्सेस स्टेट्स के बीच में जो हमेशा झड़प होती है, इसके बीच में हम लोग देखेंगे क्या प्रोविज़न है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल की तरफ से भी मैं आपको बताऊंगी, सीबीआई के बारे में भी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये एक अलग से टॉपिक है, इसे मैं डील करूंगी। साथ ही इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि हमेशा आप देखते हो कि किसी न किसी पार्टी की वजह से ये न्यूज़ में रहती है। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट से, यानी कि एक ही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखने को मिलेगी कि इनके द्वारा क्या कहा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग वीज़ एंड आइस की टेस्ट सीरीज़ जो कि प्रीलिम्स हमारी 2022 को होने वाली है, 2022 में जो होने वाली है, उसकी टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है वीज़ एंड आइस के टेस्ट सीरीज़, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई है मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग ईमेल आईडी में अपनी क्वेरीज जो भी है वो आप लोग पता करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है, तो वो भी अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो वो भी आप लोग को इसी ईमेल आईडी पे आप लोग को पोक करके ज्वाइन करना होगा। तो चलिए आगे, चलिए पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं, सीबीआई वर्सेस स्टेट। मुद्दा क्या है इसको समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है ये टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है वहाँ की दीदी जी, उनका आप देखो कि वो क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है ना, उनके पास ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो सीबीआई को, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने राज्यों में वो रख सकती है। इट मीन्स कि आप देखो कि सीबीआई का तो हमारे पूरे देश में उनका पावर है, साथ ही अगर किसी राज्य में भी इन्वेस्टिगेट करना हो किसी क्राइम को लेकर तो सीबीआई कर सकती है, लेकिन हाँ राज्य सरकार से, हर एक राज्य सरकार से उनको परमिशन लेनी होगी। बट यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है। एक समय था जब आप देखते थे कि दीदी जी इंटर करने नहीं देती थी सीबीआई वाले को, लेकिन अभी क्या है कि ऐसा कंप्लेन हो गया है कि वो सीबीआई को यहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफ़ी हद तक जो है वो अपने राज्यों में रखती है। तो पहले इस बॉडी के बारे में समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसके बारे में बातें क्या की जा रही है। ये एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ध्यान रखिएगा, हर एक वर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
CBI इट मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि यहाँ पे आपका जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है कोई भी अगर क्राइम हो रही है तो इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। ये आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है किसी भी केसेस के लिए जो भी करप्शन से रिलेटेड है या फिर कोई क्रिमिनल्स मतलब कि कोई क्रिमिनल मैटर है तो उससे रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। देखते ये है क्या। अगर सीबीआई के डायरेक्टर की बात करें तो जो लोकपाल एक्ट 2013 है उसके द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर है ना उनको अपॉइंट किया जाएगा एक कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू। और उस कमेटी में कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे लोकसभा में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो कि यहाँ पे इनके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये आपकी कमेटी है जिसमें कि ये सारे मेंबर होंगे। तो ये भी याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर होंगे क्योंकि लोकसभा के मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, और यहाँ पे आप देखो कि अपोजिशन पार्टी के भी लीडर होने चाहिए। साथ ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी होंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को ऑथराइज कर सकती है, यानी कह सकती है कि आप जाइए इस तरीके के क्राइम को इन्वेस्टिगेट कीजिए, वो भी उसी स्टेट में जहाँ पे कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट की अगर उनको परमिशन मिल गई है तो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये ऑर्डर करती है सीबीआई को कि आप कुछ जो क्राइम हो रहा है हमारे देश में कहीं पे भी तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बिना यहाँ पे राज्यों के कंसर्न से भी। तो देखिए सीबीआई किसी के बंदिश में नहीं काम करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको खुला छूट दिया गया है कि कहीं पे भी क्राइम हो रही है तो उसको आप लोग देख सकते हो, इन्वेस्टिगेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन जिस राज्य में इंटर कर रहे हो ना तो एटलीस्ट वहाँ के राज्य सरकार से थोड़ी परमिशन ले लो। बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहते हैं कि सीबीआई जैसे बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है राज्य सरकार की यहाँ पे परमिशन लेने की, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं थोड़ा और बैकग्राउंड चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया गया जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक सूट फाइल किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, और वो भी किसका आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 131 जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो ये आर्टिकल वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में समझिए कि आर्टिकल 131 में क्या कहा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है। AOG याद रखिएगा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो पावर यहाँ पे किससे मिला? आर्टिकल 131, जहाँ पे एपेक्स कोर्ट जो है कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एक राज्य गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया या फिर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो ये इस तरीके का जो कला होता है, डिस्प्यूट होता है, इसको यहाँ पे कौन सलाह मशवरा करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट। और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो कि आपको आर्टिकल 131 के तहत देखने को मिलेगा। स्टेट के द्वारा भी यहाँ पे चैलेंज किया गया कि जो सीबीआई की जुरिस्डिक्शन है FIR रजिस्टर करने का, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का स्टेट में, तो ये काफ़ी केसेस में हम लोग देख चुके हैं। वहीं अगर वेस्ट बंगाल के द्वारा देखा जाए तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो जनरल कंसेंट है सीबीआई का 2018 में, ये विड्रॉ कर लिया गया। और सीबीआई की एक्शन जो थी ना वो ऐसा लग रहा था कि जो हमारे गवर्नेंस की फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर अटैक कर रही है, क्योंकि आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना ही पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपना ही पावर है। तो सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है तो उस हिसाब से वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि ये फेडरल जो फीचर है हमारे देश का, उसको यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इस पे अटैक हो रहा है। 8 स्टेट है जिनके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया सीबीआई की कंसेंट। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ शहर हैं। तो इससे क्या हुआ ना कि कुछ क्लैशेस अराइज हो गई कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर कहा जा रहा था। जब नीति आयोग को क्रिएट किया गया था 2015 में, तब ये कहा गया था कि यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फंडा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फेडरलिज्म कहने का मतलब है कि आप देखते हो कि सबको ही मिलजुल के काम करो। इट मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, ठीक है। इवन आप देखो कि 7th शेड्यूल में जाओगे तो इसमें बाकायदा आपका डिवाइड भी कर दिया गया कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कि सेंटर में पार्लियामेंट कानून बनाएगी और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएंगे। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फंडा को यहाँ पे अपनाने की बात की गई है, और अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग फेडरल सिस्टम की जो फंक्शनिंग है ना उसको स्मूथ तरीके से लेकर चले। तो यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। साथ ही आप देखो कि सीबीआई की इश्यूज़ जो है वो तो रहती ही है, जिसमें कि हम लोग कई बार देखें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो झड़प हो जाती है। इसके अलावा भी आप देखो कि सेंट्रल रन जो स्कीम्स होती है, जिसे हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% फंड उसमें देती है और कहती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो उसको फॉलो करे। बट कुछ राज्य है जो कि रेसिस्ट हो जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि वो फॉलो नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिलता है।
साथ ही साथ आप देखो कि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलनी पड़ी। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जिनकी रेवेन्यू एज़ पर द रिक्वायरमेंट और जितनी पहले होती थी उस हिसाब से उनकी कलेक्शन नहीं हो पा रही थी, तो वो भी बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं दिए। साथ ही सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गए, एनसीबी हो गई, जो कि आज की भी डेट में आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो इसके कारण भी राज्य सरकार को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक झड़प है। उसमें आप देखो कि सीबीआई और जो वर्सेस स्टेट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ पे जो फेडरलिज्म का फंडा है जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर है, बट इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स की जा रही है। इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि राज्य जो है वो अपनी फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। देखिए, कहीं पे भी क्राइम हो रही है तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना, कौन यहाँ पे रियल विक्टिम है और कौन यहाँ पे रियल कल्प्रिट है, उसको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो केसेस होती है ना, क्रिमिनल केसेस होती है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपस में भिड़ने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का भी होता है। अब कहा जा रहा है कि जो फेडरलिज्म है इसकी क्या क्या एस्पेक्ट है जो कि अफेक्ट होती है सीबीआई वर्सेस स्टेट के टसल के कारण। कई बार हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आपस में ही लड़ जाते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम अराइज होती है। सबसे पहले पुलिस 7th शेड्यूल में जैसे कि मैं बताई कि 3 लिस्ट बाकायदा दिया गया है। सेकेंड लिस्ट है जिसमें कि पुलिस को एक स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है, और इसमें एक्सक्लूसिव डोमेन रखा गया है राज्य को कि वो कानून बना सकते हैं इस पुलिस सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन वहीं आप देखोगे कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है जिसके तहत सीबीआई को एस्टैब्लिश किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक तो पुलिस जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन जो सीबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी कहा जाता है कि वो यहाँ पे जैसे पुलिस काम करती है ना, वैसे ही आपको सीबीआई भी देखने को मिलता है कि सीबीआई को भी अरेस्ट करने का पावर है, सीबीआई भी एफआईआर रजिस्टर करती है। तो सारे काम जो पुलिस करते हैं वही सीबीआई करती है। तो ऐसा क्यों है हमारे देश में कि सीबीआई को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रखा गया और पुलिस को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया? तो ये पहला मुद्दा आता है हमारा टसल का। उसी में आप देखो कि यहाँ पे जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, इस एक्ट के का ये एक 2 सेक्शन है, सेक्शन 5 और 6, जो कि यहाँ पे पावर और जुरिसडिक्शन को डील करता है कि यहाँ पे जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट हो रही है दूसरे एरिया में, और जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न से अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे भी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट होगी, तो उसकी क्या पावर होगी, उसकी क्या जुरिसडिक्शन होगी, उसको एक्सटेंड किया जाता है अंडर द सेक्शन 5 और 6 के तहत। तो सेक्शन 5 और 6 जो है ये भी आपको याद रखना है इस कानून का। सेकंड, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई। अगर हम लोग इस कानून के तहत देखें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, तो यहाँ पे सीबीआई जो है ना, इसको मैंडेटरी रखा गया है कि वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो है वो कंसेंट लेंगे अगर उनको उस स्टेट में कुछ क्राइम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो। लेकिन ये जो कंसेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ये आप देखो कि ये केस स्पेसिफिक और जनरल भी हो सकता है कि कैसा केस है, और इन जनरल भी देखा जाएगा। जनरल कंसेंट कहने का मतलब होता है कि ये स्टेट जो है उनके द्वारा ये जनरल कंसेंट दिया जाएगा, जिससे कि सीबीआई को काफ़ी मदद होती है कि वो यहाँ पे बिना किसी इंटरफ्रेंस के किसी भी केसेस को, चाहे वो करप्शन का हो, तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में। अगर हम लोग इसके एब्सेंस में देखें तो सीबीआई जो है उनको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में हर एक केसेस में अप्लाई करना होता है, यानी कि स्मॉल एक्शन लेने से पहले उनको थोड़ी सी भी कुछ काम करनी है तो इससे पहले जो है स्टेट गवर्नमेंट से वो परमिशन लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक घंटे का भी काम है तो उनको पहले 10 दिन बर्बाद करना होता है स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेने में, तब वो 1 घंटे का काम कर सकते हैं। तो ये भी एक टसल का पॉइंट बन जाता है। साथ ही आप देखो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, जो सीबीआई की कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा एडवांस है, और ये ह्यूमन स्पेस इंफॉर्मेशन में यानी कि स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, टेक्निकल नॉलेज में ये इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ आप देखो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी करते हैं। इट मीन्स कि टेरिटरी जो हमारे देश की है उससे भी आपको देखने को मिलेगा कि उससे भी बाहर जाकर ये काम करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का इशू हमारे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिलेशन है उसमें बन जाती है। अब इस तरीके की इश्यूज़ जो है वो क्यों इमर्ज होती है? अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो फिर ऐसी इश्यूज़ हमें क्यों देखने को मिलता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ना एक तरीके का आपको हॉरिजॉन्टल रिलेशन देखने को मिलेगा स्टेट और यूनियन के बीच में, और इसमें ये देखने को मिलता है कि कुछ भी किसी से ऊपर नहीं है। बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि आप देखोगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से निकल कर आता है, क्योंकि एक करंट जुरिसडिक्शन भी है। जैसे आप सीबीआई जैसी बॉडी देखो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो देखो, इससे पहले एनसीबी एक्टिव थी वो रिया चक्रवर्ती के केस में,
अभी आप देखो आर्यन खान के केस में है, तो ये एनसीबी है। इसमें क्या होता है ना कि मल्टीपल जुरिस्डिक्शन क्राइम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इसमें ये ज़रूरत भी होता है और ये लोकल पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। इनको ज़रूरत है कि वो लोकल पुलिस के साथ भी काम करे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आप देखोगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे मिलकर काम करना होता है, बट नहीं देखने को मिलता है। सेकंड की पावर जो है वो सेंटर के पास ज़्यादा है। एट लास्ट आप देखोगे कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें लास्टली पावर कहाँ चला जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब आप देखो 3 जो फार्म बिल्स था उसको अभी यहाँ पे रिपील किया गया, तो आप देखो एग्रीकल्चर भी जो है हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर है, लेकिन कहीं से आप देखो कि एंट्री 33 हो गया और एंट्री 17 हो गया। इन दोनों का तुक लगाकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि हाँ उनके द्वारा ये कानून लाया गया है। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा टसल था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी है आर्टिकल 131, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, लेकिन किस तरीके के केस को लेकर? वो सारे केसेस आएंगे जो कि एक राज्य दूसरे राज्य से के बीच में प्रॉब्लम है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार ये देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना हेट्रोजिनस डिसीजंस जो है वो पिक किया जाता है। तो ये भी एक मुद्दे की बात हो जाती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आप समझो कि आर्टिकल 131 जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर के ऊपर ये चैलेंज किया गया था कि जो NIA एक्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो एक्ट 2008 का, ये सेंटर के द्वारा पास किया गया था। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ पुलिस, जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो आप ये देख सकते हो, सेम अभी आप एग्रीकल्चर का भी देख सकते हो कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन कानून कौन ला रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही नोबडी टू फॉस्टर कोऑर्डिनेशन, मैनेज बार्गेनिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक सरकरिया कमीशन थी जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन, जब भी आप पढ़े होंगे पॉलिटी में या आप पढ़ोगे, तो सरकरिया कमीशन विच इज़ वन ऑफ द फेमस कमीशन फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सरकरिया कमीशन के द्वारा एक सजेशन दिया गया था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट को सेटअप करना है। बट ये आप देखो कि इसको सेटअप किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर के तहत, लेकिन बाद में आप देखो कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहा, तो और भी ये प्रॉब्लम हो गया। प्रेजेंटली इस तरीके का कोई भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि सेंटर स्टेट और स्टेट इंटर स्टेट, अगर आपस में ही राज्य सरकार, अगर एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में अगर कुछ इशू जो हो जाती है, तो इसको कौन रिजॉल्व करेगा? कोई ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। सबके ऊपर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बैठा, आप सुप्रीम कोर्ट ही समझेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम है? बहुत सारे केसेस तो लगे पड़े रहते हैं, पता नहीं कितने साल गुजर जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। सेंट्रलाइजेशन होता है, यानी कि जो फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होती है, तो उससे आप देखो कि बहुत सारे जो पावर है ना वो सेंट्रल, आप देखोगे इट मीन्स कि पावर अल्टीमेटली देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट तो बस ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं। डिफरेंट आपको पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी चलती है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पार्टी चलती है। जैसे आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप समझो कि मैं किसी का कोई पार्टी का पक्ष ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी है, आपको बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार देखने को मिलेगी। अब आप इसके अलग आ जाओ, वेस्ट बंगाल में आप देखो कि दीदी है, कभी इनको अच्छा लगा तो CBI को सेंट्रल गवर्नमेंट का बात मान लेती है, अधिकतर तो ये बात नहीं मानती है। उसके अलावा आप बिहार में आओ तो यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगा, नीतीश कुमार है तो ये भी अलग पार्टी के हैं। इसी के अलावा आप झारखंड में आओ तो यहाँ पे भी मुर्मू है, वो भी अलग पार्टी के हैं। तो कुछ कुछ राज्य में आपको देखने को मिलेगा जो कि अलग पार्टी से चल रही है। तो क्या होता है ना कि जो जहाँ पे भी आप देखो सेंटर में क्योंकि बीजेपी है, तो किसी भी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है ना, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून लाया जा रहा है तो वो उस राज्य में तो ज़रूर एप्लीकेबल होता है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। लेकिन जहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून लाई जाती है उसको इम्प्लीमेंट कराने में पसीने छूट जाते हैं। और कई बार आप देखो कि मैक्सिमम जो इस तरीके के स्टेट है जो कि नॉन बीजेपी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को मानना ही नहीं चाहते, अपने राज्य में उसको अप्लाई करना ही नहीं चाहते। तो ये कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कुछ इश्यूज है जिसके कारण हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का केस देख रहे हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें ट्रांसपेरेंट और कोऑर्डिनेशंस लेकर आना होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, क्योंकि आज के भी डेट में हम लोग CBI की जो झड़प देख रहे हैं, CBI वर्सेस स्टेट तो कह देते हैं, लेकिन इसके पीछे आपको सेंट्रल वर्सेस स्टेट देखने को मिलेगा। तो हमें ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करे, तो एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। साथ ही सजेशन जो सेंटर स्टेट रिलेशन कमेटी के द्वारा दिया गया था, 2 कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी रिकमेंडेशन आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा और थोड़ा बहुत हो सके तो याद भी कीजिएगा। सरकरिया कमीशन एंड पूची कमीशन, इन दोनों के द्वारा बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे इनके रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया गया, बहुत कम ही इनके रिकमेंडेशन को ऑप्ट किया गया है। तो
तो ये कोऑपरेटिव जो यहाँ पे फेडरलिज्म है इनके ऊपर भी इनका एक रिकमेंडेशन दिया गया था। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि यहाँ पे लाया गया कि कैसे हमारे देश में जो फेडरलिज्म है और इसी को इम्प्लीमेंट करना ये कैसे बेटर हो सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पे कहा गया कि जो गवर्नर ऑफ ऑफिस है ना इसको ए पॉलिटिकल होना चाहिए और इनके जो टर्म्स ऑफ हिस रिमूवल है वो यहाँ पे ऑल्टर कर देना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है, कई बार क्या अभी भी आप देखते ही हो कि जो गवर्नर का पोस्ट है यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये प्रेसिडेंट के प्रेशर से ही काम करते हैं। इट मीन्स कि अच्छा नहीं लगा तो प्रेसिडेंट इनको हटा भी देते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड है कि जो मैंडेट है इंटर स्टेट काउंसिल का, यानी कि बिना ये एडवाइस और रिकमेंडेशन के बियॉन्ड है, तो इसको मैंडेट करना चाहिए कि हाँ इंटर स्टेट जो आपका काउंसिल है वो होना ही चाहिए। साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी होनी चाहिए, जैसे कि जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है, जैसे आप देखते हो कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, विथ होल्ड करने का पावर है, साथ ही सस्पेंड करने का पावर है, तो कुछ कुछ पावर है जिसका मिसयूज़ ना करे। तो वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई भी बिल जाती है साइन करने के लिए, अगर प्रेसिडेंट को उस बिल में कुछ प्रोविज़न अच्छा नहीं लगा, वो नहीं चाहते कि इस पर साइन हो या फिर इसको जो है वापस से रिकन्सिडरेशन के लिए हाउसेस में भेजा जाए, तो क्या करेगी ना कि वीटो, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा कह दिया गया कि हाँ इसमें ऐसा होगा, सिग्नेचर होगा, नहीं होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग वीटो पावर, जिसका यहाँ पे कई बार देखा जाता है तो कई बार मिसयूज़ भी होता है। और ये नेक्स्ट ये कहा गया है कि इट्स ओनली फेयर टू इंक्लूड स्टेट। जब सेंटर जो है वो इंटर करेंगे किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, तो ये फेयर होगा कि यहाँ पे हम लोग स्टेट्स को भी इंक्लूड करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ पे इंक्लूड होती है, वही ऑर्डर पे साइन करते हैं, पेपर पे साइन करते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से नहीं यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है। तो वही बात है कि ये कुछ यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि हमारे फेडरलिज्म को बेटर कर सकता है, तो इसलिए ये सारे कुछ होनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड है कि सबसे पहले हम लोग को गवर्नर की जो ऑफिस को ए पॉलिटिकल करने की ज़रूरत है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो। साथ ही मैंडेट होना चाहिए कि इंटर स्टेट काउंसिल को ये सेटअप करना ही है। कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस भी होनी चाहिए कि कैसे हम लोग मिसयूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर है। और इट्स ओनली फेयर जब हम लोग स्टेट को इंक्लूड करेंगे किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि एक फिस्कल स्पेस देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारी फिस्कल कैपेसिटी राज्यों की बढ़ती जा रही है, तो ये एक लीगली गारंटेड है बिना किसी सेंटर के शेयर को रिड्यूस किया हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग देखो कि अभी जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण काफ़ी राज्य सरकारों को घाटा झेलना पड़ा। तो इस घाटा जो ये झेल रहे हैं, इसके कारण कई परेशानी निकल कर आ रही है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो आपका इसके कारण कई परेशानी हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहे हैं। तो फिस्कल स्पेस देने की ज़रूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था उसके कारण काफ़ी लूपहोल्स देखने को मिल रहा है। तो जो एडुकेट यहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है ये लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो स्टेट लेवल में पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। क्योंकि हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं सिर्फ बीजेपी को, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी जो कि आज के डेट में रन कर रही है। बट हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम राज्यों में अलग अलग सरकार होती है पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन उनकी ज़्यादा चलती नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इट मीन्स कि इक्वालिटी देना है सारे तरीके के यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को। कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी दिया गया है सीबीआई जैसे बॉडी के लिए कि यूरोपियन प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे सब्सिडियरिटी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एक डेफिनेट ग्रुप यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनरल कंसेंट और जो ट्रांसफ़र केसेस होती है सीबीआई की, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है कि जो हाई लेवल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है इससे काफ़ी मदद हो पाएगा और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो पाएगी। साथ ही स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशंस भी देनी है सीबीआई को, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो सके और ये इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम्स जो है वो यहाँ पे बात की जा रही है कि जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे कॉपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जा रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इस सीबीआई लाइक बॉडीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे अराइज हो जाते हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट सीबीआई वर्सेस स्टेट। यहाँ पे हम लोग ने बात किया कि अभी क्या प्रॉब्लम है, साथ ही सीबीआई के यहाँ पे फीचर्स देखे, सीबीआई डायरेक्टर्स देखे, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर देखे। आर्टिकल 131 जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट देखे कि सीबीआई वर्सेस स्टेट के कारण क्या देखने को मिलता है, क्या क्या एस्पेक्ट है फेडरलिज्म का जो कि अफेक्ट होता है, साथ ही क्यों इस तरीके के इश्यूज जो है वो इमर्ज होते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के केस में। और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी।
तो आइए बात करते हैं सेकंड आर्टिकल की, जो कि है पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये एक आप लोग देखो कि रिसेंटली क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, इसके तहत कुछ गाइडलाइंस लिया गया है कि यहाँ पे जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसकी रिफॉर्म के लिए। तो सबसे पहले समझिए कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। इसमें जो भी गुड्स और सर्विसेज है जो पब्लिक एंटिटीज़ के द्वारा यहाँ पे लाया गया है और एग्जीक्यूशन यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट का है, तो उसको यहाँ पे प्रोक्योर करना। जैसे कि आप देखते हो कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, जैसे कि यहाँ पे फूड डिलीवर किया जाता है, सारे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स की फैसिलिटी दी जाती है। तो ऐसा कुछ काम किया जाता है, सर्विस और गुड्स जो है वो परचेज़ किया जाता है सरकार के द्वारा, और ये इसलिए परचेज़ किया जाता है कि लार्ज नंबर पे जो लोग हैं हमारे देश में उनको फ़ायदा हो सके और उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। सो इसको हम लोग पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहते हैं, यानी कि सरकार यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट करती है वो पब्लिक के लिए करती है, और इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। प्रेजेंटली अभी क्या हुआ है कि जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है 2017 का और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल एक्ट है, जैसे कि जनरल गाइडलाइंस है, तो इसको यहाँ पे सारे एजेंसीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और रेलवे है, ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% जो यहाँ पे रिस्पेक्टिव बजट है वो यहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ही स्पेंड किया जाता है, और इनका अपना खुद का प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस होता है। जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 का, तो इसके तहत आप देखो कि डिफेंस फील्ड में जो भी काम है वो यहाँ पे हो पाता है। तो इसलिए हर एक मिनिस्ट्री जो है अलग तरीके से काम करती है, और 50% जो है उनका बजट का जो खर्चा होता है, बजट में जो दिया जाता है वो यहाँ पे लोगों के लिए ही खर्च होते हैं। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे क्यों ज़रूरी है कि यहाँ पे एक इस फ्रेम में एक ट्वीक करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, एक हमारे यहाँ जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कानून की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा आपको टैक्स पेयर हमारे देश में देखने को मिलता है, हमारे देश में जो रिसोर्सेज उनके ऊपर, हमारे देश में जो रहने वाले लोगों के ऊपर खर्च होता है, ये कॉम्पिटिटिव भी है, ट्रांसपेरेंट भी है और इफ़िशियंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे जो पब्लिक फाइनेंस है उसके यूज़ को बेटर कर सके और गुड गवर्नेंस को भी। तो ये एक आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा खासा कानून की कमी देखने को मिलती है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, 3 टियर जो गवर्नेंस का है, जिसमें कि डाइवर्स मिनिस्ट्री है, ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में लार्ज नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास होते हैं और उसके तहत जो है ये बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, और साथ ही साथ PSUs है, पब्लिक सेक्टर्स यूनिट है, जो कि डिफरेंट नीड को हमारे देश में और हमारे लोगों के लिए है उनको पूरा करते हैं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का शेयर है वो ग्रो हो रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI। अच्छा, आपको ये बताना है कि CCI जो है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। CPI की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये आप लोग अगर याद रखोगे तो फिर आपको जो है ये पता चल जाएगा कि किस तरीके की बॉडी है। तो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है इंडिया में वो यहाँ पे 30% होना चाहिए GDP का, जो कि 2013 में ऐसा दिखाया गया है। तो ये बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही लिस्ट कॉस्ट सिलेक्शन मेथड भी है, जिसे L1 मेथड कहा जा रहा है। तो ये भी याद रखना, जैसे कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो ये स्टडी कर रहे हैं कि हाईवे डेवलपमेंट सेक्टर को, जिसमें ये हाईलाइट किया गया है कि जो L1 मेथड है ना वो फॉल हो गया है क्वालिटी और परफॉर्मेंस को कंसीडर करने में। इट मीन्स कि जो लिस्ट कॉस्ट सिलेक्शन है कि किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होनी चाहिए, तो सिलेक्शन में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्वालिटी है, क्या उसमें परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे L1 मेथड जो है वो अभी फेल हो चुका है। इसी के कंटेक्स्ट में आप देखो कि क्वालिटी यहाँ पे उस तरीके हिसाब से नहीं है, परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है, इसलिए न्यू गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी कि सारे स्टेक होल्डर्स की जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एक साथ अलाइन हो सके। तो अब देखते हैं कि इस गाइडलाइंस में क्या क्या बातें रखी गई है। प्रिपेयर किया जा रहा है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके और जनरल इंस्ट्रक्शंस रखी जाएगी यहाँ पे। तो देखिए एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले प्रोसीजरल क्लैरिटी है कि यहाँ पे जो क्लियर एक्सप्रेशन है टेक्निकल और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बिडर्स के लिए, वो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग हो गई, EPC आप लोग जानते हो कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे ब्रॉड जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसको स्पेसिफाई करते हैं और क्या इसका आउटपुट पैरामीटर है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो रोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का उसको डिफाइन करते हैं। डिजिटल ट्रस्ट की बात करें तो ये ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन टेंडरिंग है, एज ए डिफ़ॉल्ट इसमें रखा गया है। तो पहले यहाँ पे प्रोसीजरल जो क्लैरिटी है वो होनी चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। और डिजिटल यहाँ पे जो है ट्रस्ट है, इट मीन्स कि ओपन किया जा रहा है ऑनलाइन टेंडरिंग, जिससे कि बहुत बेटर तरीके से आप लोग देखो ऑनलाइन कर दिया जाता है, तो उससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी मेन है और यहाँ पे फास्ट वर्क होता है, बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होते हैं, क्वालिटी होती है,
और ये होना भी चाहिए, ठीक है। ये अभी आपका रिकमेंड किया गया है। स्ट्रिक्ट पेमेंट टाइमलाइन रखा गया है कि जैसे कि आप देखो एडहॉक पेमेंट जो कि आपका 10 वर्किंग डेज में है बिल सबमिशन का, तो उसके 75% तक है। इंटरेस्ट ऑन पेमेंट डिले जो है ये भी आपका इम्प्रूव करेगा, जो भी आपका एमएसएमई को सेक्टर में है। तो यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट पेमेंट टाइमलाइन है कि कब तक यहाँ पे पेमेंट करना है। डिस्प्यूट रिडक्शन भी करनी है। आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पे न्यू आर्बिट्रेशंस जो है, कंसिलिएशन प्रोसेस, आर्बिट्रेशन प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या होता है ना कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे एक मीडिएटर होंगे और उसको आपको लॉ के बारे में पूरी जानकारी होगी। वो जो दो पार्टी के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट है ना, इन दोनों को कानून के सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताएंगे और आपस में मध्यस्थता करने की बात करेंगे। यानी कि इनका काम ही है, आर्बिट्रेशन का काम है कानून बताना और साथ ही साथ एक दूसरे को यहाँ पे सलाह मशवरा करके एक रिजॉल्व करना उनकी जो भी डिस्प्यूट है। तो ये भी यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही इंसेंटिव्स को यहाँ पे इंट्रोडक्शन करनी है, जैसे कि पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनको अलाउ करके। साथ ही फिक्स बजट जो बेस्ट सिलेक्शन है उसको यहाँ पे अलाउ करना है कंसल्टेंसी सर्विस के लिए। और कंसल्टेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है जो कि आपका अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपका कंपेल करेगा। इट मीन्स कि फिक्स्ड बजट बेस्ट सिलेक्शन है, एकदम से बजट में आपको फिक्स करना है और उस हिसाब से ही काम करनी है, उस हिसाब से ही सिलेक्शन करनी है। तो ये सारे कुछ आपको देखने को मिलेंगे कि न्यू यहाँ पे चेंजेस है। अभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका यहाँ पे काम शुरू होगा तो आप समझ जाओगे। लेकिन फिर भी आप जानते हो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे देश में रहने वाले लोग तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में हम लोग काउंट होते हैं, लेकिन उस हिसाब की रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज है भी तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत है हमारे देश में, भ्रष्टाचार भर भर के है, करप्शन आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तो बात ही नहीं होती है। जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। इस तरीके की आपको हमारे देश में प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगी। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है। इट मीन्स कि आप देखो कि कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोली टाइप का एक मार्केट क्रिएट होते जा रहा है हमारे देश में। पुअर डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर देखने को मिलता है, तो ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स है, हज़ार्ड्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके कारण आप देखो कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी देखने को मिलेगा, कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी प्रेफरेंस के कारण आपको देखने को मिलेगा। अदर कॉन्स्टेंट भी है, कुछ और भी समस्या है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हमें जो है जनरल फिनेंशियल जो रूल्स है उसी में हम लोग को बैक होना पड़ेगा लेजिस्लेटिव पावर्स के थ्रू, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। जो आज के डेट में प्रोसीजर है ना वो कॉम्प्लेक्स है, तो बेटर है कि उसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। और ये हम लोग तभी कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से हम लोग पॉलिसी को प्लान करें, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो ऑफिशियल्स है उस पर ध्यान दें, अदर स्टेक होल्डर्स जो है एक साथ काम करें उस पर ध्यान दें। साथ ही ऑल्टरनेटिव जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। साथ ही ऑल्टरनेटिव यहाँ पे प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखो कि जेम पोर्टल बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है कि अब क्या है कि जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो ऑनलाइन भी यहाँ पे हो सकती है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही आप देखो कि राइट टू नो का अधिकार, इट मीन्स कि आप देखते हो कि RTI यहाँ पे आपका फाइल किया जाता है, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, तो राइट टू नो का भी अधिकार है कि आप यहाँ पे आपका जो भी प्रोसीजर है वो लोगों तक पता चलना चाहिए, ठीक है। क्लोज कोऑर्डिनेशन हो, जैसे कि आप देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और सरकार हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, PSU है, इनके बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पीरियोडिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल्स हैं ना उनके बीच में एक अच्छा खासा ट्रेनिंग हो, पीरियोडिक अवेयरनेस हो, तो ये सारे एस्पेक्ट जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड। बट इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का जो कुछ फंडा है, कुछ यहाँ पे प्रोसीजर है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि WTO एग्रीमेंट के तहत भी इसको देखा गया है। तो ये कहा जाता है कि WTO एग्रीमेंट जो कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के ऊपर है, तो ये प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो WTO मेंबर्स है उनके ऊपर अप्लाई होता है, ना कि सारे कंट्रीज़ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे बात किया जाता है कि एक ओपन होना चाहिए, खुले में होना चाहिए, फेयर हो। फेयर कहने का मतलब है कि किसी के साथ गलत नहीं हो, हर एक को इक्वल तरीके से ट्रीट करे, ट्रांसपेरेंट कंडीशन हो, कंपटीशन का, वो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट में, जहाँ से सरकार जो है कुछ गुड्स और सर्विसेज को खरीदती है और फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करती है, तो उस जगह पे एक अच्छा ट्रांसपेरेंट, फेयर और ओपन कंपटीशन होना चाहिए। साथ ही नेशनल ट्रीटमेंट की गारंटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी गारंटी हो कि जो यहाँ पे सप्लायर्स जो है वो पार्टी को दे रहे हैं उसमें भी एक गारंटी होना चाहिए। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी,
बट एक ऑब्जर्वर हम लोग गवर्नमेंट रहे हैं 2010 से WTO एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसके पार्टी नहीं है, तो इसलिए ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं चुक जाओगे। अब देखो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो फ्रेमवर्क है इंडिया में, इसमें आपका डिवीजन किया गया है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोविजन क्या है कानून बनाने का, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस भी दी गई है, कुछ कानून ऑलरेडी है उसको फॉलो किया जा रहा है, ओवरसीयर्स यहाँ पे दिया गया है। तो आर्टिकल आप लोग देख सकते हो कि इतने आर्टिकल है जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट और फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल है इसको एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही लेजिस्लेटिव अगर प्रोविजन की बात करूँ तो कौन कौन से कानून है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, क्योंकि करप्शन को हटाना है, कम करना है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है। ये इसलिए है क्योंकि देखते हो डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस का भी यहाँ पे फंडा रखा गया है, तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखो कंपटीशन एक्ट भी है, क्योंकि कंपटीशन को यहाँ पे हेल्दी रखना है, लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे लेकर आना है। CVC है, और साथ ही प्रोक्योरमेंट एक्ट है, वो भी स्टेट लेवल में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें भी जो भी बातें हम लोग किए हैं इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो WTO के एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि WTO की जितनी भी यहाँ पे प्रोसीजर है, इसमें जो भी फीचर्स है उससे रिलेटेड UPSC हर बार क्वेश्चन पूछती है। तो आई थिंक कि इस बार आप इससे नहीं चुकेगी, इससे ज़रूर उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतने ही। 2-3 आर्टिकल और बचे हैं जिसको मैं नेक्स्ट लेसन में आपके साथ कंप्लीट करूँगी। एज यू नो कि मैं ज्वाइन कर ली हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम की इश्यूज़ हो रही है, बट कोई ना, लेसन आपको मिलते ही रहेंगे। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको, अगर छोटे वीडियो भी होते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करूँगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोग को मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे लेसन्स देखने को मिलेंगे। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे VSNIs की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो अक्टूबर मंथ में हम लोग यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में 2 टॉपिक देख चुके थे। फर्स्ट थी CBI वर्सेस स्टेट, एंड सेकंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई होप कि ये दोनों आर्टिकल आप लोग को क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज एंड सजेशन रह जाते हैं तो डू कमेंट। ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे, एंड एक छोटी सी यहाँ पे न्यूज़ है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप नहीं करनी चाहिए, आई थिंक सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेसन के साथ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को VSNIs की ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, वो भी प्रीलिम्स की, जो 2022 के लिए है, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और वेंसडे को आपका टेस्ट 2 होगा, जो कि पॉलिटी की होगी। टेस्ट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल होकर ज्वाइन हो सकते हो। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि पहले के टेस्ट ना छूट सके और आप लोग टाइम पे सारी टेस्ट को सॉल्व कर सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। फाइन। तो इस मुद्दे को बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि नाम में ही इसकी मीनिंग आपको देखने को मिल रही होगी, बट इसकी मीनिंग फिर भी बहुत ब्रॉड है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, पहले मुद्दे समझिए। रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये समझिए कि इंटरनल पार्टी जो आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी, ये किसी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उसी के तहत ये चलते रहता है। तो इसमें भी मेन प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे आज के डेट में आप देखो कि नेशनल लेवल पे कौन सी यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऑब्वियस है कि BJP है। लेकिन फिर भी BJP की आप लीडरशिप देखते हो कि कौन लीडरशिप है यहाँ पे, किस तरीके से ये काम कर रही है BJP, किस किस राज्यों में भी BJP का राज है। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी यहाँ पे निकल कर आया कि लीडरशिप ऑफ पार्टी, यानी कि यहाँ पे नेशनल लेवल में कौन सी लीडरशिप ऑफ पार्टी है यहाँ पे, और कौन लीडरशिप यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी के ही विद इन इस तरीके का डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली समझिए पॉलिटिकल पार्टी और इनर पार्टी डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी होते क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहने का मतलब है कि एकदम बना बनाया ग्रुप है। जैसे कि आप देखो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे BJP हो या फिर UPA हो, और ये तो NDA है, कांग्रेस हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग आते हैं ना, वो अपना मेंटल माइंड मेकअप करके आते हैं कि हाँ इस पार्टी के साथ जुड़ना है,
इट मीन्स कि उनको इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है ना, जो उनका काम करने का तरीका होता है, जो उनका एक मुद्दा होता है कि वो किस पे काम करना चाहते, कैसे काम करना चाहते, अगर कोई लोग उनको अच्छा लगता है, उनके आइडियोलॉजी से वो इम्प्रेस होते हैं, तब जाकर वो जो है ना उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया कि प्री माइंड ऑक्यूपाइड यहाँ पे लोग आते हैं और एक ग्रुप जो सेम आइडियोलॉजी के लोग होते हैं ना, वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और एक कॉमन व्यूज़ होता है उनका गवर्नेंस के ऊपर, काम करने के ऊपर, और एक पॉलिटिकल यूनिट जैसा काम करते हैं। जैसे कोई अगर एक इंसान काम करे और एक इंसान की जो आइडियोलॉजी है, अगर अगला 10 इंसान को वो पसंद आ रहा है, तो 11 इंसान मिलकर वही एक सेम काम करेंगे। तो ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि मेनली उनको यहाँ पे लेना होता है कि गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है वो यहाँ पे उनको सीख करना होता है विद व्यू टू फर्दर द एजेंडा एंड पॉलिसी दे प्रोफेस। तो जो भी उनको पॉलिसी यहाँ पे लेकर आना और जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी काम यहाँ पे किया जाता है इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो इसको हम लोग ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अगर हम लोग अपने संविधान के हिसाब से देखें, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फंडा दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको इंक्लूड किया गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूडेड है अंडर द आर्टिकल 3 एंड डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर पार्ट 4, ओके। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये दोनों में हमारा इंक्लूडेड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा कि यही बात की जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म करना। और अंडर आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप फॉर्म कर सकते हो, बट राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ नॉट। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि फंडामेंटल राइट हमारा राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ समथिंग डिफरेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी इज़ समथिंग डिफरेंट। तो ये फंडा आप लोग क्लियर रखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि सोसाइटी को कोऑपरेट करने के लिए, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है कि ये अगर आपके पावर में आ जाते, फोर्स में आ जाते, तो ये भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमारे देश के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो सिर्फ सोसाइटीज़ की वेलफेयर के लिए और साथ में मिलकर वो कोऑपरेट कर एक दूसरे को साथ देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखने को मिलेगा, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, बट राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंटरनल डेमोक्रेसी अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल पार्टी में, इट मीन्स कि यहाँ पे कहा जाता है कि एक लेवल है और मेथड है जिसमें कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होते हैं ना, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टी के जिस तरीके से स्ट्रक्चर है उसको डेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे लेवल और मेथड है, इसको कहा जाता है इंटरनल डेमोक्रेसी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक लेवल होती है, अपनी एक मेथड होती है कि वो किस तरीके से काम करेंगे और कैसे काम करेंगे। तो उसी चीज़ों को यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी कहा गया है, ठीक है। अब हर पार्टी की एजेंडा अलग होती है, हर पार्टी का सोच अलग होता है, हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ों का इन होल आप कह सकते हो कि हाँ, इसको हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं। वाई इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बिकम्स सिग्निफिकेंट इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। कहने का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब होता है कि हमारे देश में लोगों को पावर है ना। जनता जो बोलेगी सरकार उसी के अनुरूप काम करते हैं। अभी आप देखो, किसान इतना प्रोटेस्ट कर रहे पिछले 1 साल से, तब जाके सरकार को हार मान के 3 फार्म्स जो लॉ था उसको वापस रिपील करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग भी फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि जो अपना पॉलिटिकल पार्टी के विद इन भी जो इंटरनल डेमोक्रेसी होता है ना, वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड रोबोस्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, क्योंकि आप देखते हो कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टी है। एक तो नेशनल पार्टी है, दूसरी आपको स्टेट की अलग पार्टी देखने को मिलती है, कुछ रीजनल की अलग रीजनल पार्टीज़ देखने को मिलती है। तो कहने का हिसाब ही नहीं है यहाँ कि हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ओके। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि आपको नेशनल पार्टी टोटल याद होनी चाहिए कि हमारे देश में नेशनल पार्टीज़ कितनी हैं। तो टोटल 8 है, बट मैं चाहूँगी कि आधा काम मैं करूँ और आधा काम आप करो। अब वो 8 का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। स्टेट पार्टीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हो, आपके राज्य में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबदबा है, ठीक है। उसके अलावा आपके राज्य में सबसे अच्छी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि काम करती है या फिर पहले भी की है।
तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मल्टी पार्टी आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलता है सारे चैलेंजेस को, क्योंकि आप देखो हमारी देश एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें कि हर एक तरीके के चैलेंजेस आपको देखने को मिलता है कि लोग फेस करते हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को जो है यहाँ पे देखते हुए, इसको फेस करते हुए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें भी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फाइन। अब यहाँ पे आप देखो कि जो पॉलिटिकल पार्टी है एज अ लिंक है, यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर होते हैं और लोग होते हैं, इनके बीच में एक लिंक होता है, एक कंटिन्यूस ये कनेक्शंस जो है लोगों के साथ मेंटेन करते हैं। ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की सुनते हैं और मेनली आप देखो कि कंटिन्यूस जो है ये लिंक बना होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी एज ए लिंक है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होते हैं ना वो डेमोक्रेसी के ही एजेंट होते हैं। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि लोगों की पावर और लोगों की पावर के ही वो अधीन चलते हैं, और हम लोग जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से अगर वो काम करते हैं तो हम लोग फिर से उनको वोट देकर सत्ता में बैठाते हैं। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी के एजेंट है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनके पास एक्स्ट्रा लीगल ग्रोथ है। ऑलमोस्ट एवरी डेमोक्रेटिक में कंट्री में ये देखने को मिलता ही है, क्योंकि कानूनी तौर पे ही ये ग्रोथ होता है। आप देखो हमारे बिहार में महिलाओं की जो शिकायत थी कि शराबबंदी करनी, ठीक है, ड्राई स्टेट बनानी, तो यहाँ की सरकार जो है इस तरीके का मूव्स लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम आप देखो कि काफ़ी महिलाएं खुश हुई, फिर उनको वोट दिया गया, फिर नीतीश सरकार जो है वापस आए सत्ता में। तो ये एक मैं बिहार का कॉमन आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही आप लोग देखो केजरीवाल जी जो दिल्ली में है, तो उनका भी आप देखो मूव्स बहुत अच्छा होता है, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। एजुकेशन में आप उनका देख सकते हो कि पूरे देश में उनकी बातें होती है, एजुकेशन को जिस तरीके से वो आगे लेकर चले हैं। साथ ही साथ आप देखते हो ऑड इवन उनका जो फॉर्मूला था वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग था और काफ़ी सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेसफुल उनका जो है ये कहा गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती है ना, तो वो कानूनी तौर पे उनके पास पावर भी होता है, और कानून से ही अगर वो लाकर लोगों को खुश कर पाते हैं तो इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा लीगल ग्रोथ देखने को मिलता है। इम्पैक्ट अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वो सारे सिटीजन पे होता है। जितने भी संवैधानिक तरीके से जो यहाँ पे राइट दी गई है, इसका तो इम्पैक्ट आपको सारे लोगों पे देखने को मिलेगा। जो प्रोसीजर है कि कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि लीडरशिप कौन है और कंपोजिशन क्या है पार्टी की, वो कम्प्लीटली ओपन और इंक्लूसिव नहीं है। क्योंकि आप देखो कहीं पे भी पता, आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है उसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा कि उस पार्टी की एक्चुअली क्या बात है, यानी कि उस पार्टी में काम कैसे होता है, उस पार्टी की लीडरशिप क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें ओपन नहीं होती है। ये एडवर्सली इम्पैक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि सारे सिटीजन का होता है, और इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है कि ये पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में और इलेक्शन कंटेस्ट करे। तो हमारे देश में तो ये ओपनली है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो यहाँ पे अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जीत के आइए और काम कीजिए, इस तरीके का दिया गया है। इसके अलावा आप देखो कि एलिटिज्म लीडिंग टू फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स। समटाइम्स आप देखते हो कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है, गलत तरीके से लोगों को टिकट मिल जाते हैं और लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड और एम्बिगियस वर्किंग ऑफ द पार्टीज अगर हम लोग देखें तो इसके कारण आप देखते हो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लूप होल होता है, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन होती है पार्टी टिकट, और वो भी सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को। अगर आप लोग कहीं देखे होंगे तो गाँव के लोगों को टिकट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, और आई डोंट नो कैसे मिलते हैं, मुझे इंटरनली जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जो बिल्कुल आउटर स्पेस में रहते हैं, या फिर आप लोग शहरी क्षेत्र में रहते हो, या फिर थोड़े आइसोलेटेड एरिया में रहते हो, तो आपको टिकट जल्दी नहीं मिलता होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कैसे जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होती है टिकट की। साथ ही आप देखो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये कम होने की बात कर रही है। एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वही पार्टी में नॉमिनेट हो रहे हैं। और हमारे जितने भी आप पॉलिटिशियन देखोगे, एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द रिपोर्ट, बट मुझे उसकी याद है कि ये बताया गया था कि 68% जो हमारे देश में पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग ऑल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि 68% ऑफ पॉलिटिशियंस आर हैविंग क्रिमिनल केसेस। ओके, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रही है, लेकिन फिर भी उनको ये हक है हमारे देश में कि हाँ आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखने को मिलता है और वो नॉमिनी है। तो इसको आप देखो कि इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, और जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है इसी के साथ हमारा ग्रोथ भी होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है इन इनर फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाती है।
नो लॉ रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी मेंबर आते हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है कि उनको अपॉइंट कैसे करना है। इसी के कारण आप देखते हो कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है वो डिसक्वालीफाइड भी हो जाते हैं लेजिस्लेटर से, बट फिर भी आप देखो कि वो डिसक्वालीफाइड तो होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो हाई पोजीशन जो है अपने पार्टी के तहत वो होल्ड करके रखते हैं। तो ये सारी जो है कुछ लूप होल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और यही कहा गया कि क्यों इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी अगर अपने आप में ही वो सुधरना चाहे, लोगों में कुछ रिफॉर्म लाना चाहे, तो ये ज़रूर हो सकता है थ्रू इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। चैलेंजेस क्या है अगर हम लोग पार्टी डेमोक्रेसी को सेटअप करते हैं? तो सबसे पहले आप देखो कि इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आप देखो कि वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना रेगुलेट कर सकते, ना फंक्शन कर सकते, इस तरीके के उनके पास पावर नहीं है। इन केस अगर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर जो यहाँ पे आपका केस है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रजिस्टर के अगेंस्ट अगर वो यहाँ पे इनर पार्टी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। इट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी भी पावर नहीं दी गई है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अगर किसी भी तरीके का वायलेशन करते हैं अपने रूल्स रेगुलेशन का, तो उनको यहाँ पे बच बचाव का जो रास्ता होता है, प्यूनिटिव एक्शंस जो है उनको बचाने के लिए कोई नहीं काम कर सकते हैं। साथ ही आप देखो रेसिस्टेंस है, डायनेस्टिक, कास्ट, रीजनल केस पार्टीज़, ये सारी चीज़ें तो बहुत रेसिस्टेंस है। कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो बिहार में आपको देखने को मिलेगा, कुछ और राज्य है जहाँ पे आपको रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। एलिटिज्म है पार्टीज़ में। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप में देखें तो क्या होता है ना कि मोस्टली ये बहुत सारे जो आपके पार्टी में जो लोग यहाँ पे फंक्शनरीज है उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। इवन जब आप देखोगे इलेक्शन जब भी होता है तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप देखो डिसीजन मेकिंग जो उस पार्टी का है उसके जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में होल्ड करते हैं। प्री डिटरमाइंड चॉइस होती है पार्टी की कि कौन दूसरे पार्टी के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। तो पार्टीज़ में भी आप देखोगे ना कि बहुत लूप होल होते हैं, अपने आप में ही वो लोग जो है पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए काफ़ी चैलेंजेस है कि पार्टीज़ में ही अपने पॉलिटिक्स खेलते हैं तो उसके अंदर डेमोक्रेसी कैसे ला सके। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। साथ ही जैसे आप देख सकते हो कि हम लोग को जर्मनी से सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। तो ये बहुत अच्छी एक हम लोग जो है इंटरनेशनल लेसन ले सकते हैं। साथ ही आप देखो कि रिस्पॉन्सिबल बॉडी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहत। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डेवलप्ड नेशन में है ना वो काफ़ी अच्छा खासा हाई लेवल ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है यूके का कि कंजर्वेटिव पार्टीज़ जो है इनका एक सेंट्रल काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को और जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल। डिस्क्लोज देयर फंडिंग, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में पैसे कहाँ से आते हैं और कितने आते हैं ना, ये किसी को नहीं पता चला। इसको थोड़ा सुधारने के लिए 2018 में बजट में इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया था। ठीक है, आपको याद होगा, अभी भी हम लोग कई बार इसे स्टडी करते हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी कहाँ पता चल पा रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितनी फंडिंग हो रही है। साथ ही रीथिंक करना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि आप देखो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कई बार जो मेंबर होते हैं उनको बर्खास्त तो कर दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखते हो ना कि वो बर्खास्त नहीं होते। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं अगर वो किसी पार्टी से पहले बिलोंग करते हैं, हालांकि उनका पोस्ट न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी अगर वो पार्टी से पहले बिलोंग होते तो थोड़ा सा वो फेवर करते, जिसके कारण जिनको उनको डिसमिस करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं डिस्क्वालीफाई करते। कई बार जो है डिसीजन जो है वो काफ़ी लॉन्ग समय से पेंडिंग रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर इसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट सजेशन यहाँ पे कुछ कमेटी के द्वारा दिया गया था एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज़ राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देखो बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी बनाई गई। दिनेश गोस्वामी कमेटी है, तारकुंदे कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, जो कि स्ट्रांगली आर्ग्यू कर रहे हैं मोर ट्रांसपेरेंट किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे काम करती है। 1999 का लॉ कमीशन का रिपोर्ट है जो भी यहाँ पे आपका रिकमेंड किया जा रहा है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो होनी चाहिए कि पार्टीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो और इनर पार्टी डेमोक्रेसी वो मेंटेन करें। साथ ही एक कानून भी इस बार लाया गया है,
पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स एक्ट 2011 ये 2011 का है, ये सबमिट किया गया था यूनियन लॉ मिनिस्टर को। इस एक्ट का एम था ना कि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कंसर्निंग है उनमें उनको रेगुलेट करना ज़रूरी है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर है, उनका फंक्शन कैसे होता है, उनकी फंडिंग कितनी है, अकाउंट कितना है, ऑडिट करते रहना टाइम टू टाइम, अदर जो भी अफेयर्स है उन सारे कंसर्निंग पॉलिटिकल पार्टी से जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से चेकआउट करनी है। सो दिस इज़ वेरी 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 नाइस। यहाँ पे आपका सजेशन दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, और अगर आप लोग को लिखने भी आता है तो यू कैन राइट दिस टॉपिक ऑल्सो, तो इससे आप लोग को एक एक्स्ट्रा मार्क्स तो ज़रूर फेच कर पाओगे। चलिए यहाँ पे देखिए कि कानून क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमारे इंडिया में। तो सबसे पहले तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आप देखो तो हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसका एक सेक्शन है 29A5। यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ मेजर जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है ना वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ डील करेंगे इंडिया में। और यहाँ पे आपका जो ऑर्डर दिया गया है एक पॉलिटिकल पार्टी को कि वो यहाँ पे ट्रू फेथ रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी प्रोविज़न है उसको फॉलो करेंगे और हमारे देश की जो सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है उसको अपहेल्ड करेंगे। तो ये बातें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल आपको 324 देखने को मिलेगा, इनको यहाँ पे ज़रूरत है कि पार्टी की एप्लीकेशंस को एकम्प्लिश करे। कैसे? तो डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ ही पावर और फंक्शन क्या है इस ऑर्गन का, और मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, और सारे ऑफिस बियरर्स का जो है डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड अगर कोई कानून है तो सबसे पहले ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कानून भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। So guys, this is all about the internal party democracy. This is very one of the interesting topic और कुछ एकदम नया आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गई होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत ही गर्म ये आपका हॉट टॉपिक होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अभी न्यूज़ में क्यों आ गया है भाई? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर को एक डेडलाइन दिया गया है कि आप भैया अब तो ऑर्डर पास कर दो डिफेक्शन के केस में। यही मैं बोल रही थी कि जो आप देखो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो स्पीकर होते हैं ना वो होल्ड पे रख देते हैं अगर उनके ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को या फिर मेंबर को डिफेक्शन मतलब कि उनको डिस्क्वालीफाई करना होता है। तो डिफेक्शन कहने का क्या मतलब है? एंटी डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन इसको डिफाइन किया जा सकता है कि एक प्रैक्टिस है फ्लोर क्रॉसिंग का बाय ए मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर। जैसे आप देखते हो कि क्या होता है ना कि दल बदल जो आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ते हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ फेवर लेके करते होंगे, अपने फ़ायदे के लिए करते होंगे, ऑब्वियस है ना। तो इसी को कहते हैं डिफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया एंटी डिफेक्शन, भैया आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हो ना तो आपका मन मर्जी नहीं चलेगा, आप कभी भी छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नहीं जा सकते हो, कुछ नियम कानून है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये बातें हो जाती है। अब देखते हैं कि ये कानून निकला कहाँ से। 1967 के पहले क्या था कि इंडिया में आप देखो कि सिर्फ 500 डिफेक्शंस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है पूरे स्टेट में देखने निकल कर आया था। यही 1967 से 1972 के बीच में क्या हुआ कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना वो यहाँ पे एकदम से स्विच हो गए दूसरे में। ये भी प्रॉब्लम है। 1968 में एक कमेटी बनाई गई डिफेक्शन को लेकर जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर है YB चावन है जो कि यहाँ पे अपॉइंट किया गया था कि एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है ना, लोग जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर मिल रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे क्या है, वो डिटेल आप पूरा लाओ और कुछ अच्छा सा सजेशन यहाँ पे बताओ। तब जाके 1973 में क्या हुआ कि 32nd अमेंडमेंट बिल लाया गया और ये कहा गया ना कि ऐसे नहीं चलेगा, दल बदल तो नहीं करना, आज यहाँ हो कल वहाँ हो, ऐसे नहीं चलेगा। तब 1985 में क्या हुआ कि कहा गया कि ये बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे देश में, इसको तो ठीक करना होगा। जब तक पार्टीज़ में जो मेंबर है वो सही से काम नहीं करेंगे, परमानेंट उनको नहीं मिलेगा, कम से कम कुछ साल तो कहीं टिको, ऐसे ही कहीं भी छोड़ के कहीं जा रहे हो। तब यहाँ पे कहा गया कि एक शेड्यूल ऐड करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 8 शेड्यूल देखने को मिला। 8 शेड्यूल जब हमारा संविधान पास हुआ तो आपको पता है कि ज़मीन और ज़मींदार की कितनी दिक्कत थी, उसको लेकर 9th शेड्यूल लाया गया। और सेकंड जो प्रॉब्लम देखा गया वो इस तरीके के पार्टीज़ के मेंबर का देखा गया। इनको भी सुधारने के लिए चलो एक और नया शेड्यूल लाते हैं जो कि 10th ऐड हो गया, ठीक है। 10th में गया था और 10th को ऐड किया गया कैसे, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। तो ये 10th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा एंटी डिफेक्शन एंड 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस 2 फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। 10th शेड्यूल समझ गए,
डिसक्वालीफाई करना है। इट मीन्स कि जो मेंबर है हाउस के, अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से है तो उनको डिसक्वालीफाई करना है। बट कब करना है? अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए कि आज वो बीजेपी में है, अगर उनको कांग्रेस में जाना है और ऐसे ही छोड़ के चल गए, तो वॉलेंट्री गिव अप नहीं करना, अपने मन मर्जी नहीं चलेगी ये, ठीक है। साथ ही आप देखो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ना, उनका एक विप होता है, एक विप मतलब कि इनकी आदेश माननी होती है पार्टी को। तो अगर ये कुछ आदेश दे दे या पॉलिटिकल पार्टीज कहे कि हम लोग ये काम करेंगे, लेकिन अगर कोई मेंबर उनके अगेंस्ट में काम कर दिया और वो कहे कि ना बेटा आपकी तो डिसीजन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं कुछ और करना चाहूँगा, अगर वो यहाँ पे अगेंस्ट हो गया, वोट भी अगर अपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो अदर मेंबर है उनके अकॉर्डिंग नहीं दिए, तब उनको डिस्क्वालीफाई करो। तो ये दो तो डिस्क्वालीफाई करने का आपका स्टार्टिंग में रखा गया था। और साथ ही कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है, अभी एकदम से इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना इलेक्शन के बाद ही ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप अकेले जीत के आए हो तो आपको अकेले ही चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले जीत के आए और बाद में कोई पार्टीज को ज्वाइन कर लिए। नॉमिनेटेड मेंबर का क्या है यहाँ पे? तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर कोई हाउस के है, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के एक्सपायरी से पहले ही अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो, सॉरी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, मतलब जिस दिन से वो इलेक्शन जीत के आए हैं और 6 महीने के एक्सपायरी के बाद अगर वो कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा। ये चीज़ें याद रख ली, इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए क्या है, किसी पॉलिटिकल मेंबर के लिए क्या है, और साथ ही नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्या है। एक्सेप्शन में रखा गया है कि लेजिस्लेटर जो है ना अपने पार्टी को चेंज कर सकते हैं बिना डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क के भी। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी पार्टी के मेंबर हो ना, तो अब आपके माथे पे वो लिख गया कि वही पॉलिटिकल पार्टी आपका है, आप किसी में भी जा नहीं सकते या फिर कभी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, किसी कोई भी चीज़ हमारे यहाँ हमारे देश में रिजिड नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा गया है कि कानून है जिसमें कि पार्टी को अलाउ किया गया है कि आप मर्ज हो सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो भी आपको अच्छा लग रहा है, उस पर भी आप काम करना चाहते हो, तो एक काम करो कि दोनों एक साथ मर्ज हो जाओ, ठीक है। और एटलीस्ट जो 2/3 है लेजिस्लेटर के, वो इसके फेवर में होना चाहिए। अब जबरदस्ती नहीं है कि किसी भी पार्टी के साथ जाके आप जुड़ जाओ, आपके भी पार्टी के 2/3 मेंबर जो है ना इसके सहमत में हो। आप 100% तो नहीं रहेंगे, इसलिए 2/3 कहा गया है, ये याद रखना है। सेकेंड है कि अगर यहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है लोकसभा के स्पीकर में इलेक्ट हो जाता है या फिर राज्यसभा के चेयरमैन में, तब उनको अपने पार्टी से रिज़ाइन करना होगा, ठीक है। और अगर वो किसी पार्टी को रिज्वाइन कर लेते हैं, रिज्वाइन कर सकते हैं जब वो डिमिट्स कर देंगे वो पोस्ट, यानी कि जो लोकसभा के स्पीकर और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ना, उनका यहाँ पे पोस्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है, उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करना है। इट मस्ट बी नोटेड हेयर कि जो 10th शेड्यूल में प्रोविजन है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की एग्जेम्पशंस कही गई है, इन केस जो स्प्लिट हो जाए 1/3 ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी, इसको डिलीट कर दिया गया है कब? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। तो ये प्रोविज़न पहले था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होंगे? कौन आप ये डिसाइड करेगा कि हाँ चलो ठीक है तुम भागो यहाँ से, डिस्क्वालीफाई हो गया, अब निकलो यहाँ से। तो कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। अगर ये बात लोकसभा की है और लेजिस्लेटिव असेंबली की है तो ऑब्वियसली कि स्पीकर यहाँ के बॉस होते हैं। अगर ये आपका राज्यसभा का है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिस राज्य में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ऑब्वियसली वहाँ के चेयरमैन का ये अधिकार है, ठीक है। रूल मेकिंग पावर किसका है? तो रूल मेकिंग पावर यानी कि इस तरीके का जो रूल बनाते जा रहे हो टाइम टू टाइम अगर इसमें लगा कि चेंज करना है तो कौन करेगा? तो यहाँ पे भी आप देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जिनको यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है 10th शेड्यूल में जितने भी प्रोविजन है उसको इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई कानून कोई रूल बनानी है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बनाएंगे। तो यानी कि होल सोल जो अथॉरिटी ऑफ पावर दिया गया है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया गया है। आई होप दिस फैक्ट्स आर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप समझो कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो है एक जगह से छूट के दूसरी जगह चले जाते हैं, पॉलिटिकल्स जो है ना वो इनस्टेबल हो जा रही है, तो स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत है किसी भी पार्टीज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब लोग 10 लोग मिलके अगर 5 साल तक भी काम करेंगे, 2 साल 3 साल भी काम करेंगे तो बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। अब आपको लग रहा है कि अगर मान लो 6 महीने में एक आदमी चला गया, फिर 1 साल में दूसरे आदमी चले गए, तो इससे क्या होगा ना कि लोग पार्टीज़ के लोग इसी से परेशान होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि लॉयल्टी ऑफ द मेंबर। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर है तो ऐसा उस पार्टी के मेंबर को नहीं लगना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे टेम्परेरी के लिए आया है। सबको एक लॉयल्टी के साथ ही देखना होगा कि हाँ अगर ये पार्टी में है तो ये काम करेगा, इस पार्टी का साथ देगा।
अपहोल्ड द विल ऑफ पीपल। सबसे बड़ी बात होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम होते हैं तो वो जो है ना लोगों के विल पे काम करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो लोगों की इच्छा पे काम करेंगे। अदर एडवांटेजेस भी यहाँ पे कि हमारा जो डेमोक्रेसी है और जो लेजिस्लेचर में पार्टी है वो अगर यहाँ पे मर्ज भी होते हैं तो यहाँ पे उनको ये फैसिलिटी दी गई है। फर्दर इससे करप्शन की भी कमी देखने को मिलता है। पहले क्या होता था ना, अभी भी ये चीज़ें होती है कि जो मेंबर होते हैं ना उनको पैसे दे के भी दूसरे पार्टीज़ के लोग खरीद लेते हैं। तो ये जो लोभ होता है या फिर कुछ फेवर करके भी कि आपको या इतनी प्रॉपर्टी देंगे, इतनी ज़मीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ना जाने क्या क्या देंगे, इसके लालच में लोग आ जाते थे, चले जाते थे उनके पार्टी को छोड़ के, और जितनी भी इंटरनल बातें होती है वो लीक कर देते हैं पार्टी की। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन इशू क्या है आज के भी डेट में, आप देखो कि ये कब लाया गया है और आज तक हम लोग जूझ रहे हैं एंटी डिफेक्शन कानून के कारण। क्यों? क्योंकि आप देखो रेस्ट्रिक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स। ठीक है, ये जो कानून है ना ये पार्टीज के मेंबर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि फ्रीडम टू अपोज, इनके पास एकदम फ्रीडम है कि वो किसी कानून का बहिष्कार कर सकते हैं, कोई पॉलिसी आया तो उसको बहिष्कार कर सकते हैं, अगर लीडर नहीं पसंद आ रहा है तो उसको हटाओ और बिल को भी बहिष्कार करो। इसी के साथ आप देखो कि क्या हो गया कि यहाँ पे वही मैं सोची क्या बोल रही हूँ। देखिए रेस्ट्रिक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेटर। मेन क्या है ना कि आप लोग देखो कि कोई भी जो हमारे यहाँ आर्टिकल है या फिर फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखा गया है। तो ये जो कानून है ना ये पार्टी के जो कुछ मेंबर हैं इनको यहाँ पे काफ़ी आज्ञाकारी तरीके से रखा गया है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है पार्टी की उनको फॉलो करना है। इट मीन्स कि लेजिस्लेटर का फ्रीडम्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप किसी भी कानून, पॉलिसीज़, लीडर और बिल ऑफ द पार्टी को वो अपोज नहीं करेंगे। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्ट किया गया कि नहीं करना है। रिड्यूस है अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का। इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप देखोगे कि जो लेजिस्लेचर है वो चेक करता है एग्जीक्यूटिव में, जो कि हमेशा ये आपको वीक देखने को मिलेगा क्योंकि इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है ना। आज की डेट में आप देखो हमारे लोकसभा में क्या है कि अपोजिशन लीडर भी नहीं चुन के आ पाते हैं क्योंकि उस हिसाब से जो 10% होनी चाहिए सीट वो भी नहीं वो कॉन्स्टिट्यूट कर पाते हैं। साथ ही अंडरमाइन है जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है क्योंकि वो यहाँ पे जो प्रोविज़न है 10th शेड्यूल के उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो लेजिस्लेटर जो है ना वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो कि लेजिस्लेटर को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है वोटिंग इन द लाइन विथ हिज कंसाइंस जजमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ हिज इलेक्टोरेट। ऑब्वियस है कि जो पार्टी है ना वो सब कोई मिलके ही यहाँ पे काम करते हैं और उनका जो जजमेंट है, उनका जो कंसाइंस है, इंटरेस्ट है, उन्हीं के बेसिस पे इनको काम करना होता है। इशू क्या है आज के डेट में जो ये कानून है, नो लाइबिलिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिर्फ पनिश किया जाता है लेजिस्लेटर को कि आप स्विच कर रहे हो ना तो इसके लिए पनिश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम होता है मर्जर प्रोविजन से। आप लोग देखो कि जो मर्ज कर जाते हैं दो पॉलिटिकल पार्टी तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। साथ ही पावर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है और स्पीकर जो है वो आप देखो कि रिमेन कोई ना कोई पार्टी के मेंबर होते ही है, तो वो यहाँ पे जो है अपने पार्टी के साथ जो है वो पार्शियल का काम करते, इम्पार्शियल हो नहीं पा रहे। अनेबल है कि इस तरीके की इनस्टेबिलिटी को कर्व करना, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी टूटते ही है, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पार्टी में जा ही रहे। एक्सपर्शन डज नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। ये जो कानून है ये मेनली आपका वॉलंटरी डिफेक्शन पे ही फोकस करता है और अभी भी आप एक्सपर्सन की बात कर रहे हैं ना, पार्टी से जो मेंबर निकल जाते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। तो इसलिए आप देखो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रही है हमारे 10th शेड्यूल की। तो ये भी आज की डेट में एक प्रॉब्लम ही निकल कर आया है इस कानून का। हाउ हैज़ द लॉ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट वाइल डिसाइडिंग ऑन रिलेटेड मैटर। अब कोर्ट से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोर्ट का क्या कहना है इस तरीके के मैटर को डिसाइड करने में। तो मेनली यहाँ पे आप देखो कि जो फ्रेज़ है वॉलंटरी गिव अप ऑफ दिस मेंबरशिप, इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि वॉलंटरी गिव अप कैसा गिव अप। तो ये जो फ्रेज़ है ना इसका बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो है कहा गया है कि एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रेजिग्नेशंस बाय द मेंबर, जो गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप है, इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ठीक है वॉलंटरी गिव अप नहीं करना है, यानी कि कायदे से आप रेजिग्नेशन लिख के दो। ऐसा नहीं है कि आज मन इधर किया तो कल उधर चलेगा, ये नहीं होगा। डिसीजन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि जुडिशरी इसको ज़रूर चेकआउट करेंगे कि क्या कारण है कि जिसके कारण प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है जिस पार्टी के मेंबर है उनको मान रहे हैं और जिस पार्टी के मेंबर नहीं है उनको उनके मेंबर को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी समझेंगे यहाँ पे। तो जुडिशियल रिव्यू जो को आपको आर्टिकल 13 के तहत देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होती है ना कि जुडिशरी देखती है कि अच्छा कोई भी अगर यहाँ पे कानून बन रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो क्या वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है। साथ ही टाइम लिमिट अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को देना चाहिए, क्योंकि कई लंबे समय तक वो ये इस डिसीज़न को लटकाए रखते हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। कुछ एक टाइम फ्रेम बांध लो कि 3 महीने होना चाहिए, 6 महीने होने चाहिए, जिसमें कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करनी है तो वो यहाँ पे कर सके। व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दिस इशू, क्या करना चाहिए? जो डिफेक्शन का डेफिनेशन है ना, उसको तो भाई साहब थोड़ा छोटा कीजिए, क्योंकि इसमें इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है। साथ ही इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है, तो चेंजेस भी यहाँ पे ज़रूरी है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारा, और जो करंट पॉलिटिकल कल्चर है, इसको यहाँ पे देखते हुए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाए। इन्वायरमेंट हो एथिक्स कमेटी का, जो एक्टिव इन्वायरमेंट है एथिक्स कमेटी का, जो कि कैश फॉर क्वेरी स्कीम में है। तो इससे क्या होती है ना कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है लोगों की, यहाँ पे आप इंटरनल जो यहाँ पे आप देखो कि जो इम्पॉर्टेंट डेटाज होते हैं, इंपॉर्टेंट जो उनकी बातें होती है, उसको लीक कर दिया जाता है, तो इस पर कहीं ना कहीं टैकल कर सके। डिसाइडिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। सेकेंड ARC कमीशन के द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि जो डिसक्वालिफिकेशन का इशू है ना, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर, वो भी इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे ही यहाँ पे वो डिसाइड करें। सेकेंड ARC की भी यहाँ पे रिकमेंडेशन थी कि यहाँ पे जो एडवाइस देना है इलेक्शन कमीशन का, वो भी देखिए डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर का, ठीक है। साथ ही आप देखो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे जो कि लोकसभा का होगा, और गवर्नर डिसाइड करेंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी। ओके। मेकिंग डिफेक्शन एंड इंटरनल इशू ऑफ पार्टी, जो इम्पोजिशन है सेक्शन का, इसको भी आप देखो कि सिर्फ अलाउ किया जाएगा एक्सपर्शन के मोड में। इट मीन्स कि जो एक्सपर्शन वाली क्राइटेरिया यहाँ पे मैं दिखाई दी ना, एक सेकेंड, इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ इसमें अलाउ किया जाएगा। ओके, यहाँ पे ठीक है, इस पे अलाउ कर देना चाहिए। बाकी यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए ये दीज आर द सजेशंस, अगर आपको सही लगता है तो यू कैन राइट इन योर आंसर, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। ब्रिंग मोर क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जैसे आप वर्ड देखते हो कि वॉलेंट्री गिविंग अप द मेंबरशिप, ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। अब कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट को यहाँ पे रीचेक करना चाहिए कि वेदर एंटी डिफेक्शन लॉ जो करंट फॉर्म में है वो अपनी गोल को अचीव कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से रिफॉर्म करनी चाहिए, और फिर उसके बाद जो है इसको इनैक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। हम लोग यहाँ पे चलते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में। अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में देखें तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 23 नेशंस में है। हमारे अलावा हमारे पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश है, साथ ही आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में केनिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर देखने को मिलेगा जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। और जो परसेप्शन है आज के डेट में एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो प्रेजेंस है कंट्रीज़ में जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लेजिस्लेटर है इन सारे कंट्रीज़ में वो लेस इन्फॉर्म्ड है, वो भी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में। इसी के अलावा आप यूके पार्लियामेंट में देखो कि एक मेंबर है वो फ्री है कि वो क्रॉस ओवर कर सकते हैं अदर साइड में विदाउट बीइंग डॉन्टेड बाय एनी डिस्क्वालिफिकेशन लॉ, यानी कि इनके पास कोई डिस्क्वालिफिकेशन लॉ नहीं है, बट हाँ इस तरीके का काम ये करते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई पार्टी के मेंबर एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं तो वो यहाँ पे क्रॉस ओवर करते हैं। वैसे ही US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई रिस्ट्रेंट नहीं है कि लेजिस्लेटर अगर साइड्स को स्विच कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे कोई भी बाधा नहीं है। सो आइए फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने क्या देखा। डिफेक्शन की मीनिंग हम लोग देखे, इवोल्यूशन देखे, एंड जो फैक्ट्स है उसे हम लोग देखे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या इश्यूज़ आज के डेट में आ रही है, और उसके बाद क्या क्या इश्यूज़ करंट लॉ में है, और क्या हम लोग को करना चाहिए जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम हो सके। एंड फाइनली द ब्यूटिफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो फॉरलॉग है ये नॉट प्रिजनर्स राइट, ये प्रिजनर्स का जो जेलर होते हैं उनका राइट नहीं है। आप देखो कि जब किसी को जेल में डाल दिया जाता है, इट मीन्स कि पता चल जाता है कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, उनके लिए उनको सज़ा मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो पैरोल देखने को मिलेगा और एक आपको जो है यहाँ पे फॉरलॉग देखने को मिलेगा। तो अभी क्या था ना कि काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी इन दोनों के मीनिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया गया कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो फॉरलॉन्ग और जो पैरोल है ये प्रिजन एक्ट 1894 है, इसके तहत ये कवर किया गया कि एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलीज़ है। जब कोई जेल में जाते हैं तो आजीवन जेल में नहीं चले जाते जब तक उनको आजीवन कारावास का अगर नहीं मिलता है उस तरीके की सज़ा। उसके अलावा क्या है कि कभी कभी उनको घर भी जाने का मौका दिया जाता है। तो अगर आप देखो कि किसी स्पेसिफिक एक्सीजेंसी में, यानी कि कोई बहुत बड़ा रीज़न है, घर में किसी की डेथ हो गई है, घर में किसी की शादी है, या फिर बहुत बड़ी सेरेमनी है, तो फिर जो जेल में रहते हैं ना उनको पैरोल के रूप में उनको घर जाने का परमिशन दिया जाता है।
लेकिन यही फॉर लॉन्ग क्या होता है कि ये ग्रांट किया जाता है बिना किसी रीज़न के। तो ऐसे ही नहीं कि किसी को भी ग्रांट कर दिया जाता है। जैसे आप देखो कि 14 वर्ष का अगर आपको जेल में रखने का, सॉरी आपको नहीं, किसी को भी जेल के लिए अगर 14 वर्ष का यहाँ पे सज़ा दिया गया, तो मान लीजिए कि वो 7 ईयर्स या 10 ईयर्स वो काट चुके, तो कुछ दिन के लिए जो है या फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि चलो ठीक है, आपकी अच्छी यहाँ पे बिहेवियर रही है, आपने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं, तो फिर छोड़ दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, आपको ये बतानी है कि पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल के तहत है और पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत है। तो उसी के तहत एक आता है आपका रिमिशन, इसके अलावा आपको कम्यूटेशन, आपको पार्डन, फिर उसके बाद रिमिट, ये सब देखने को मिलेगा। तो उसी में है रिमिशन, इट मीन्स कि जो भी आपको सेंटेंस दिया जाता है, एक पर्सन को सेंटेंस दिया जाता है, उसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता है। तो इसलिए फॉर लॉन्ग को जो पीरियड है ना, मान लीजिए कि 14 ईयर्स का इनको यहाँ पे दिया गया है जेल टर्म, तो 10 ईयर्स के बाद इनको जो है छोड़ दिया जाता है, इनके अच्छे बिहेवियर, अच्छे वर्क और हार्ड वर्क जो कर रहे हैं। जैसे संजय दत्त जब यरवदा जेल में थे पुणे में, तो वो पैरोल में भी गए थे जब उनके घर में कुछ फंक्शन था, उसके बाद उनको जो है फॉर लॉन्ग में छोड़ भी दिया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि वो बहुत अच्छे तरीके से जेल में थे, काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा, काम किया, सोशल वर्क किया, तो इसलिए उनको पहले ही बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टाइम, मतलब कि जो भी उनका सेंटेंस का टाइम था, उससे पहले उनको छोड़ दिया गया। तो ये कॉमन डिफरेंस है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज़ कहा गया कि ऐसा नहीं कि हर कोई फॉर लॉन्ग के लिए यहाँ पे कहेगा, इट मीन्स कि 14 ईयर्स का अगर या 20 ईयर्स का, 7 ईयर्स का भी अगर जेल टर्म है, तो सबको ये चीज़ें नहीं मिलेगी कि पहले ही आपको जो है छोड़ दिया जाएगा। ये सिर्फ उनको मिलेगा जो कि सही काम करते हैं, जो कि कमाते हैं वहाँ पे और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रिजनर्स का राइट नहीं है, जितने भी जेलर है सबका राइट नहीं है फॉर लॉन्ग। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, और यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो प्लीज़ इसके वर्ड के ऊपर आप प्रेस कीजिएगा और ये कानून से ये दोनों वर्ड निकले। सो आई होप कि ये भी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।